हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली द वेट इज ओवर। इस बार थोड़ा सा टाइम लग गया जी। डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट का सेकंड पार्ट आ चुका है। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट सीएमए इंटर एंड फाइनल वालों के लिए, दोनों के लिए था। और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए होने वाला है। तो अगर कोई इंटर वाला बच्चा इसको देख रहा है तो वो ना देखे। अच्छा, जो फर्स्ट वाले पार्ट के नोट्स थे वो भी अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो अपलोड नहीं हुए थे, मैंने चेक करा। और इसी के साथ साथ में ये वाले जो नोट्स है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्रिंट निकाल लीजिए और साथ साथ में पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। क्योंकि अमेंडमेंट्स है और बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा, जितना जल्दी हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। होपफुली आपने सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी, उसी के बाद में आप इन अमेंडमेंट्स को देख रहे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को और देखते हैं कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स आए। देखिए, एक तो सेक्शन 147 में आया है और एक ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट आया है। बट इससे पहले छोटे मोटे अमेंडमेंट्स कवर कर लेते हैं, फिर हम बड़े अमेंडमेंट्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले अमेंडमेंट हम देखेंगे अपील्स के अंदर, अपील टू आईटीएटी में। देखिए, आप अपील कैसे करते हैं। पहले आप सीआईटी अपील्स के पास में जाते हैं और सीआईटी अपील्स के पास में देन आप आईटीएटी के पास में जाकर के अपील करते हैं। अगर असेसी जो है सीआईटी अपील के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब उसकी टाइम लिमिट क्या आती है। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड। मतलब जिस ऑर्डर का सीआईटी अपील्स का जो ऑर्डर आया जिस दिन, वहाँ से 60 डेज में आपको आईटीएटी के पास में जाना पड़ता था। देखिए क्या होता है कि एक्ट में जहाँ भी डिपार्टमेंट को जाना है वहाँ पे तो टाइम लिमिट फ्रॉम द एंड ऑफ सच मंथ काउंट की जाती है। मतलब उस पूरे मंथ को एंड कर देते हैं, फिर वहाँ से टाइम लिमिट्स काउंट करते हैं। बट जहाँ पर नॉर्मली अपील्स की बात आती थी तो टाइम कम दिया जाता था, डिसीजन की डेट से ही टाइम की काउंटिंग करी जाती थी। लेकिन अब क्या बोला, 1/10/2024 से, मतलब इस डेट से ये एप्लीकेबल होगा। अब जो आप अपील फाइल कर सकते हो 2 मंथ्स में कर सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। इसका मतलब क्या है, सीआईटी अपील का डिसीजन आया सपोज करिए 15 अक्टूबर 24 को, तो अक्टूबर को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, अक्टूबर को तो एंड कर दो, ठीक है, इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। इसके बाद में 2 मंथ्स और मनेंगे क्योंकि 31 दिसंबर 24 आते हैं। मीन्स 31 दिसंबर 24 तक जो है आप आईटीएटी में अपील कर सकते हैं। मीन्स जो टाइम लिमिट फ्रॉम दी ऑर्डर या डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से काउंट किए जाते थे 2 मंथ्स, अब वो कहाँ से काउंट किए जा रहे हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब जिस मंथ में ऑर्डर आया उसको एंड कर दो जिसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी, फिर उसके बाद में 2 मंथ्स की काउंटिंग होगी। उसके बाद में फाइलिंग ऑफ अपील बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब अपील करता है, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर की जब बात आती है तभी आगे जाकर के अपील करता है कि टैक्स इतना तो होना ही चाहिए। अब वो जो अपडेटेड लिमिट से जो टैक्स की लगने वाली है और ईच असेसमेंट ईयर पर ईयर का इतना अमाउंट होना चाहिए, तभी जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अपील करेगा। देखो, डिपार्टमेंट की पहली अपील आईटीएटी में होती है, डिपार्टमेंट की अपील सीआईटी अपील्स में नहीं होती है पहली अपील। तो इसलिए अगर आईटीएटी के अंदर कब जाएगा डिपार्टमेंट, फर्दर अपील कब करेगा, जब टैक्स का अमाउंट 60 लाख तक हो आईटीएटी के पास जाए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा, और 5 करोड़ से भी ज़्यादा का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ठीक है, तो टैक्स इफेक्ट देख करके आपको अपील फाइल करनी होगी। मतलब आपको इतना एटलीस्ट टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए तो ही आपको जो है आगे अपील्स के अंदर जाना है। एक नोट यहाँ पे लिख रखा है, अपील शुड नॉट बी फाइल्ड मियरली बिकॉज टैक्स इफेक्ट एक्सीड्स द अबव मॉनेटरी लिमिट। इसका मतलब क्या है कि बस ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट के ऊपर का टैक्स है इसलिए आप अपील फाइल कर रहे हो, ग्राउंड उसमें कुछ है ही नहीं। मीन्स जब भी आप अपील करने जा रहे हो तो आपके ग्राउंड्स भी उसके अंदर होने चाहिए तो ही जाना है। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि बस आपको जाना ही जाना है, अपील करनी करनी है क्योंकि इसके ऊपर का टैक्स इफेक्ट है। मीन्स टैक्स इफेक्ट इसके ऊपर होना चाहिए, देन उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए, तभी डिपार्टमेंट अपील करेगा। सिर्फ टैक्स का अमाउंट देख करके अपील नहीं करेगा डिपार्टमेंट कभी भी, ये इसके अंदर बोला गया है। तो ये है अपना सेकंड अमेंडमेंट। असेसमेंट के अंदर अमेंडमेंट देखते हैं। असेसमेंट में क्या होता था, देखिए जेसीआईटी और सीआईटी अपील जो होती है ना, इनके पास में एओ को फ्रेश असेसमेंट करने का ऑर्डर देने की पावर नहीं होती थी। आईटीएटी के पास होती थी। अपन पढ़ते हैं असेसमेंट के अंदर। मीन्स हुआ ऐसा कि एओ ने एक असेसमेंट करा, फिर अपील में चला गया असेसमेंट जो किया था एओ ने।
अब वो अपील कैसे होती है, पहले सीआईटी अपील्स के पास में जाती है, फिर आईटीएटी के पास में जाती है, ऐसे होता है। अब सपोज करिए कि कोई एओ का असेसमेंट अपील में गया सीआईटी अपील, तो सीआईटी अपील के पास में ये पावर ही नहीं थी, वो एओ को ऐसे बोल दे कि एओ अब तू फ्रेश असेसमेंट कर। तो फिर होता क्या था, सीआईटी अपील बाकी चीज़ें कंसिडर करके देख करके और आगे अपना ऑर्डर पास कर देता था, फिर आईटीएटी में जाता था और आईटीएटी एओ को बोल देता था तू फ्रेश असेसमेंट कर। तो फिर ये सीआईटी अपील की तो बात ही खत्म हो गई ना, वहाँ पे सीआईटी अपील का फिर क्या वैल्यू रह गई, वहाँ पे आईटीएटी ने कोई वैल्यू नहीं रखी। तो बोला कि अब देखो सीआईटी अपील्स को ही लग रहा है अगर कि फ्रेश असेसमेंट हो जाना चाहिए, तो फिर वहीं पे काम कर लो ना, आगे क्यों लेकर के जा रहे हो। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पहले पुराना प्रोविजन क्या था, इनके पास में कोई पावर नहीं थी, सेट असाइड असेसमेंट एंड रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट व्हाइल आईटीएटी हैज देयर पावर। 1 अक्टूबर 2024 से अपील इज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। देखो एक पॉइंट ध्यान से समझना, हर एक चीज के अंदर पावर नहीं आई है, सिर्फ पावर कब आई है, 144 का असेसमेंट, मतलब जिसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एओ ने क्या कराया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कराया। अब ये एओ का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो था उसके अगेंस्ट में असेसी अपील में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को लेकर के एओ का जो ऑर्डर आया था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, उसको लेकर के असेसी कहाँ चला गया, अपील में। और अपील में सीआईटी अपील्स के पास में गया, तो सीआईटी अपील्स के पास में पावर है कि वो एओ को बोल दे कि फ्रेश असेसमेंट करो। लेकिन मान लो कोई रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर है, उसको फ्रेश असेसमेंट करने के लिए नहीं बोल सकता स्टिल सीआईटी या जेसीआईटी अपील। तो बात को ऐसे समझिए, अगर सेक्शन 144 में असेसमेंट करा है एओ ने, तो जेसीआईटी सीआईटी अपील्स के पास में पावर है कि वो उसे फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं किसे, एओ को। बट इफ एओ ने रेगुलर असेसमेंट करा है, नॉर्मल असेसमेंट 144 का नहीं है, बेस्ट जजमेंट नहीं है, या स्क्रूटनी असेसमेंट करा है एओ ने, तो जेसीआईटी सीआईटी अपील एओ को फ्रेश असेसमेंट करने के लिए नहीं बोल सकते। तो ये फ्रेश असेसमेंट रेफर बैक का पावर कब आएगा सीआईटी जेसीआईटी अपील के पास, जब एओ ने जो असेसमेंट कराया वो कौन सा वाला कराया, सेक्शन 144। चलिए नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर अमेंड की गई है, एड ऑन करी गई है। ये प्रोविजन है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय नॉन रेजिडेंट हैविंग लाइजनिंग ऑफिस। देखिए जिन नॉन रेजिडेंट का लाइजनिंग ऑफिस है, लाइजनिंग मतलब क्लाइंट से डीलिंग एंड ऑल करने के लिए, वो कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उनका कोई सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है, देखिए, एनआर हैविंग लाइजनिंग ऑफिस इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी इन फाइनेंशियल ईयर shall deliver to AO having jurisdiction within 60 days from the end of financial year statement in such form as prescribed। अब ये जो 60 डेज वाली बात है ना, ये तो हो गई खत्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नॉन रेजिडेंट जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उन सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल उसे एओ को देनी होती है। कब तक, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 60 डेज के अंदर। अब इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि इफ पीरियड ऑफ फेलियर इज अप टू 3 मंथ्स, अगर वो 3 महीने तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई स्टेटमेंट फर्निश नहीं कर रहा, तो पेनल्टी लगेगी 1000 फॉर एवरी डे। 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया तो फिर फ्लैट 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अप टू 3 मंथ्स तक 1000 पर मंथ की पेनल्टी, पर डे की पेनल्टी है, और 3 मंथ्स के बाद में जो फ्लैट 1 लाख की पेनल्टी है। अब ये 276B और 276BB ये किस चीज़ के, देखो ये प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, मतलब जेल में भी जाना पड़ सकता है। देखो पहले प्रोविज़न देखते हैं क्या है। अगर टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड या कलेक्टेड, मतलब डिडक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, मतलब बड़ा जुर्म होता है। मतलब आपने टीडीएस टीसीएस का पैसा आपके पास में रख रखा है बट इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या प्रोविज़न है, देखिए कि आपको 3 महीने से लेकर 7 महीने तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन हो सकता है। लेकिन नो प्रोसिक्यूशन इफ टीडीएस टीसीएस अमाउंट इज अप टू 25 लाख एंड डिले इन डिपॉजिट इज लेस देन 60 डेज। मतलब आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा अगर 25 लाख तक की ही बात है, और डिले जो कराए वो 60 दिन से कम का डिले कराए। मीन्स क्या समझो, आपने टीडीएस टीसीएस का अमाउंट डिडक्ट या कलेक्ट करके रख लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन हो सकता है। लेकिन
आपको ये जेल वगैरह नहीं होगी अगर टीडीएस टीसीएस का अमाउंट 25 लाख रुपए तक है और साथ ही साथ में जो डिले करा गया है वो 60 दिन के अंदर अंदर है। मतलब बात बहुत बड़ी नहीं है। अगर बात बहुत बड़ी नहीं है तो बोले जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन इन केस ऑफ हैबिचुअल डिफॉल्टर प्रोसिक्यूशन में बी इनिशिएटेड विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ 2 चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इवन दो अमाउंट इज अप टू 25 लाख। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री शीटर है, मतलब हिस्ट्री शीटर मतलब हैबिचुअल डिफॉल्टर, बोले यार इसका तो हमेशा का ही है, ऐसा वाला कोई एसएसी है, तो बोले अगर 25 लाख से कम का है तो भी प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024 276B शैल नॉट अप्लाई इफ पेमेंट ऑफ टीडीएस मेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस। मतलब अगर आपने टीडीएस स्टेटमेंट, जो टीडीएस के रिटर्न जाते हैं, स्टेटमेंट्स जाते हैं, उसकी ड्यू डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपके ऊपर ऐसा कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया। एक बार एक काम करते, पहले डेट्स देखो, आप डेट्स क्या है, ये देखो टीडीएस स्टेटमेंट की डेट जो क्वार्टरली होती है ना, रिटर्न्स की डेट 31 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, 31 में, ये डेट्स होती है। इस डेट तक आपको टीडीएस स्टेटमेंट देना होता है और इस डेट तक आपको टीसीएस स्टेटमेंट्स देना होता है, 15-15 तारीख, और ये 31 तारीख को आते हैं। पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ पर आपका 60 दिन से ज़्यादा डिले हो गया, ऊपर चला गया मामला, ठीक है, 60 दिन से ऊपर जा चुका है। लेकिन 276B फिर भी नहीं लगेगा इफ पेमेंट ऑफ टीडीएस इज मेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेट। जो टीडीएस स्टेटमेंट्स की ड्यू डेट है तब तक आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपने गलती तो करी है, लेट तो करा है, बट टीडीएस स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट्स हमने अभी देखी तब तक आपने वो पेमेंट कर दिया है। तो फिर यहाँ पर बोला गया कि आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, आपको ऊपर कोई भी ऐसी सच कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब गलती करी है आपने, लेकिन टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट होती है तब तक आपने वो पैसा डिपॉजिट करा दिया है। मतलब देर तो करी है बट इतनी देर नहीं करी, तो बोले चलो इसको छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, इतनी बच्चे से गलती होती रहती है, तो ऐसे बोल करके छोड़ देंगे एसआईसी को। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर ब्लैक मनी एक्ट एमसीक्यू आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्या है पहले देखते पेनल्टी। फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम रिलेटिंग टू दी फॉरेन इनकम एंड असेट। यदि एसएसी फेल हो जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने में, रिटर्न ही नहीं फर्निश करा उसने, किस चीज़ से रिलेटेड रिटर्न फर्निश नहीं करा, अपनी किसी फॉरेन इनकम या असेट से रिलेटेड बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और RNOR और OR। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑफ इनकम और फर्निश इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन असेट बाय ROR। तो देखो यहाँ पर बात क्या निकल करके आ रही है कि आपने या तो इंफॉर्मेशन फर्निश ही नहीं करी, फेल हो गया, ठीक है, या फिर आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फर्निश करी, या तो फर्निश ही नहीं करी या फिर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फर्निश करी, तो ब्लैक मनी एक्ट में 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगती थी। हाँ, ये पेनल्टी नहीं लगती थी यदि जो अनडिस्क्लोज असेट्स है ना, ये अनडिस्क्लोज असेट वो क्या है, एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और उन बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था वो 5 लाख को क्रॉस नहीं करा था। मतलब अगर आप इनकम को या असेट को डिक्लेयर नहीं करोगे तो 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। लेकिन असेट क्या है, असेट कोई बैंक अकाउंट है एक या एक से ज़्यादा, और उन बैंक अकाउंट में टोटल पैसा जो जमा था ना वो किसी भी दिन 5 लाख को क्रॉस नहीं करा था प्रीवियस ईयर में, तो पेनल्टी नहीं लगाते थे, माफ़ कर देते थे, छोड़ देते थे, बोले 5 लाख की बात। अब यहां पर क्या बोला गया, नो पेनल्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन असेट और असेट्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी चीजें, मतलब मूवेबल असेट, शेयर, सिक्योरिटीज, ऐसी बुलियन, ज्वेलरी, ये कुछ भी, वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच असेट और असेट्स अप टू ₹2 लाख। तो यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया, पहले सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा हुआ था, बैंक अकाउंट छोड़ दिया, बोला अगर असेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी ब्लैक मनी एक्ट के अंदर नहीं लगेगी। बट वो असेट्स कौन सी है, मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं करोगे 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को, असेट को डिक्लेयर नहीं करा और उसकी वैल्यू 20 लाख तक है तो कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, माफ कर देंगे। तो ये 20 लाख पर फोकस करें, यहां से MCQ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट के अंदर हुए
अमेंडमेंट की, ये असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है। 2-3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, देखते हैं असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड। पहले सेक्शन 1023C के बारे में जान लेते हैं। देखो 2 रिजाइम है, एक फर्स्ट रिजाइम और एक सेकंड रिजाइम बोलते हैं। फर्स्ट रिजाइम मतलब ये 1023C के अंदर जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनको बोलते हैं उन्होंने फर्स्ट रिजाइम ले रखी है, और जो सेक्शन 11-12 में एग्जम्पशन ले रहे होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट उनको बोलते हैं सेकंड रिजाइम वाले। 1023C का प्रोविजन क्या है कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और मेडिकल जिसमें 50% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उनकी जो भी इनकम होगी वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। फिर इसी में आता है कि अगर 5 करोड़ तक का ही रिसिप्ट है तो भी उनकी इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। तो इनको तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल की इनकम पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होती है। फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन जिनकी रिसिप्ट 5 करोड़ तक है, उनकी भी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब यहाँ पे बाकी जो अदर बच जाते हैं, अदर की इनकम टैक्सेबल होती है। अदर एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन नॉट कवर्ड अबव विल रिक्वायर टू गेट अप्रूवल फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन ऑफ इनकम विच इज सिमिलर टू सेक्शन 11 और 230। अब मान लो किसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एग्रीगेट रिसिप्ट जो है 10 करोड़ है, तो क्या यहाँ पे कवर होगा? नहीं होगा सर, और यहाँ भी नहीं हो रहा मान लो, तो अब वो क्या करे? उसको एग्जम्पशन तो मिलेगी ना, चाहिए ही ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और रेगुलर मतलब सेकंड रिजाइम में जाना पड़ेगा, और सेकंड रिजाइम के अंदर जाकर के रजिस्टर करा के जो अपन सेक्शन 11 की नॉर्मल असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट का जो फॉर्मेट देखते हैं ना, कि जो टोटल ग्रॉस इनकम ले लो फिर 15% का डिडक्शन, उस प्रोविजन के साथ में जाना पड़ेगा। एग्जम्पशन उसको मिलेगी बट 1023C की नहीं मिलके, और उसको रेगुलर वाली एग्जम्पशंस के साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, 1 अक्टूबर 2024 से दीज इंस्टीट्यूशन हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट इन सेकंड रिजाइम ओनली। मतलब फर्स्ट रिजाइम का सनसेट हो गया, 1023C अब खत्म हो रही है। अब ट्रस्ट के अंदर एक ही रिजाइम होगी, वो सेकंड वाली, मतलब वही सेक्शन 11 जो आप नॉर्मल पूरा चैप्टर पढ़ते हो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, वही मिलेगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, सनसेट हो गया है। लेकिन कोई 1 अक्टूबर 2024 से पहले की एप्लीकेशन लगी हुई है, किसी ने पुरानी एप्लीकेशन लगा रखी इस डेट से पहले की, तो उसके लिए अभी भी फर्स्ट रिजाइम में कंसिडर किया जाएगा। ये उसे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कंसिडर करके अप्रूवल देगा। लेकिन इस डेट के बाद जो भी अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे फर्स्ट रिजाइम नहीं मिलेगी, बाय डिफॉल्ट उसे सेकंड रिजाइम ही मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 1023C में, तो उसका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। जब उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा तो उसे भी सेकंड रिजाइम, मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 12A 12AB वाले होते हैं उनके साथ में जाना पड़ेगा, और उन्हीं के साथ में आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यूँ बोल दूँ मैं, सेक्शन 1023C जो है वो अब से ख़त्म हो रहा है। ठीक है। लेकिन किसी की पुरानी एप्लीकेशन लगा रखी है 1 अक्टूबर 2024 से पहले, वो स्टिल 1023C को ले सकता है। हाँ, कोई अगर पहले से ही 1023C में रजिस्टर्ड ही है तो वो भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अनटिल अनलेस उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 12AB होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया इसको। 12AB के अंदर अलग अलग जगह पर देखो ऑर्डर पास करना होता है कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर पास करने में जगह जगह आप देखोगे तो लिमिट थी 6 मंथ्स की, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज मेंट। ऐसे अलग अलग टाइम लिमिट थी। तो अब ये जो 6 महीने की बात है ना, ये जो 6 महीने की लिमिट है, अब इस 6 महीने की लिमिट को क्या कर दिया, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया। पहले यहाँ पे क्या था, फ्रॉम द मंथ, अलग अलग ऑर्डर्स पास करने के लिए मंथ से के एंड से काउंटिंग करी जाती थी। आप सेक्शन 12 पढ़ोगे डिटेल में, हमने क्लास में पढ़ा है। तो वहाँ पे जब था ना 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, वहाँ पर जाकर मंथ को काट देना और वहाँ पर क्या लिख देना, क्वार्टर। तो जहाँ पे भी 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ लिखा हुआ था, सेक्शन 12AB में टाइम लिमिट्स में, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट्स में बाय कमिश्नर, वहाँ पर जाकर के एंड ऑफ द मंथ की जगह एंड ऑफ द क्वार्टर कर लेंगे। ठीक है। ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 12EE, जो पुराने सेक्शंस में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उनको 12AB में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा 30/6/2024 तक। अब फुल एंड फाइनल हो गया, अब तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वेयर एप्लीकेशन इज फाइल्ड बियॉन्ड टाइम अलाउड इन ऑल अबाउ केसेस, प्रिंसिपल कमिश्नर इफ ही कंसिडर्ड दैट
देयर इज रीजनेबल कॉज फॉर डिले इन फाइलिंग कंडन सच डिले। मतलब क्या है कि कोई 12A 12AA में रजिस्टर्ड है तो अब उसे 12AB में रजिस्टर कराने के लिए लास्ट टू लास्ट 30/6 तक तो एप्लीकेशन दे ही देनी है। बट कोई इस डेट से लेट हो गया, बट प्रिंसिपल कमिश्नर को लगता है जेन्युइन रीजन है, तो वो उसका डिले को कंडन करके भी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जिट टेस्ट से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक कोई ट्रस्ट है जो 12AB में रजिस्टर्ड है और एक ट्रस्ट है जो 1023C में अप्रूव्ड है। अब ये 12AB वाली 1023C वाले के साथ या 1023C वाली 12AB वाले के साथ में मर्ज हो रही है। तो अब होता क्या था कि अगर आप किसी दूसरी ट्रस्ट के साथ मर्ज हो रहे हो और उसके ऑब्जेक्ट सेम नहीं है और काम सेम नहीं है, तो फिर आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अगर कोई 12AB वाली ट्रस्ट 1023C वाली के साथ या फिर 1023C वाली 12AB के साथ में मर्ज हो रही है, तो 115TD मतलब एग्जिट टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। अदर ट्रस्ट या तो 12AB में अप्रूव्ड हो रखी है या 1023C में अप्रूव्ड हो रखी है, जो कि ऑब्वियसली हम तो बात ही यहाँ पे यही कर रहे हैं, और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को आप पूरा कर रहे हो। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों रजिस्टर्ड है ईद दोनों में से किसी भी एक सेक्शन में, और प्रिस्क्राइब कंडीशन पूरी कर रहे हो, तो बोले कोई बात नहीं, एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी सिंपल सी बातें। कोई भी आपको ऐसा डाउट हो तो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। नेक्स्ट, असेसी इन डिफॉल्ट। अब असेसी इन डिफॉल्ट कब बनता है, इसके बहुत सारे केसेस है भाई, उनमें से कुछ भी हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, हम थे असेसी इन डिफॉल्ट पर। देखिए असेसी इन डिफॉल्ट के अंदर एक छोटा सा चेंज है। असेसी इन डिफॉल्ट क्या है, टीडीएस से रिलेटेड। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा और डिपॉजिट नहीं कराया, अगर आप लेट डिडक्शन करते हो तो 1% पर मंथ की पेनल्टी लगती है, और लेट पेमेंट करते हो तो 1.5% पर मंथ की पेनल्टी मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। अब इस टाइम लिमिट के अंदर देखो, टाइम लिमिट फॉर डीमिंग पर्सन टू बी असेसी इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम पेमेंट मेड टू RNR। पहले ये एक चीज ऐड ऑन करी गई है, ये एक अमेंडमेंट का हिस्सा है। किसी पर्सन को असेसी इन डिफॉल्ट कब मानेंगे, अगर वो फेल हुआ है टू डिडक्ट टीडीएस। तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना 6 ईयर कर दिया। अब ये अमेंडमेंट है छोटा सा, यहाँ पर 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन। जिस भी टाइम आपने पेमेंट करा था और क्रेडिट करा था, वहाँ उस फाइनेंशियल ईयर एंड के से 6 साल, और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड विच एवर इज लेटर। तो इन दोनों के अंदर से जो भी लेटर होगा वो टाइम लिमिट हो गई किसी पर्सन को असेसी इन डिफॉल्ट मानने की। ये टाइम लिमिट हो गई लास्ट असेसी इन डिफॉल्ट मानने की। तो अगर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाया तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कब मानेंगे। तो यहां पर बोल रहा है अगर आप पेमेंट करना चाह रहे थे किसी रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, तो देखिए इसको ध्यान से वापस से समझिए। टाइम लिमिट फॉर डीमिंग पर्सन, टाइम लिमिट किसी पर्सन को किस चीज क्या डीम करने की, क्या मानने की, असेसी इन डिफॉल्ट मानने। असेसी इन डिफॉल्ट मानते ना तो ये पेनल्टीज आ जाती है। देखो ये इंटरेस्ट भरने पड़ते हैं आपको, ये इंटरेस्ट और बहुत सारी अलग पेनल्टीज भी है जो है वो। अब यहाँ पर क्या बोला कि किसी व्यक्ति को हम असेसी इन डिफॉल्ट कब मानेंगे, जब वो फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस हो जाए। वो टीडीएस नहीं डिडक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पाए किस चीज का, उसने कोई पेमेंट करा था रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसको असेसी इन डिफॉल्ट हम कब मानेंगे, उसने पेमेंट करा लेट से 1 अक्टूबर 2024 को, बोले इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा 31 मार्च 25 को, प्लस यहाँ से 6 ईयर काउंट कर लो 31 मार्च और ये आ जाएगा 31 ये डेट, और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्टिव स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड। और जिस साल में आपका करेक्टिव स्टेटमेंट, मतलब ये देखो यहाँ पर आओ एक बार इसको पढ़ो, ये टीडीएस रिटर्न और स्टेटमेंट्स की डेट, ये आपने नॉर्मल पढ़ी हुई, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं। करेक्टिव स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। मतलब आपने एक टीडीएस रिटर्न भरा, उसमें आपसे गलती हो गई, भूल हो गई, आप करेक्टिव स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो कब तक,
अब देखो मान लीजिए 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट हो, आपने लेट सपोज करिए कि कोई स्टेटमेंट भरा था 30 अक्टूबर 2024 को, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 25 को, यहाँ से प्लस 6 ईयर कर लो, 31 मार्च 31 आ गया, है ना। अब ये जो करेक्टिव स्टेटमेंट है आप इस डेट तक भर सकते हो। सपोज करो कि आपने आपका करेक्टिव स्टेटमेंट भरा 31 मार्च 24 को, ना यहाँ तक का टाइम 25 को, और भी आगे कर लेते हैं इसको, हम करते हैं 30, 31 मार्च 30 को जाके आपने आपका एक करेक्टिव स्टेटमेंट फाइल करा। देखो यहाँ पे टाइम लिमिट ध्यान से देखो, जिस साल में क्रेडिट या पेमेंट करा था उसके एंड होने के बाद 6 साल गिनेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने करेक्टिव स्टेटमेंट 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्टिव स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, तो ये एंड ही हो रहा है यहाँ पर, है ना, 31 मार्च 30 को, प्लस यहाँ से 2 साल गिनो, तो यहाँ आएगा 31 मार्च 32। दोनों में से जो भी लेटर है ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट तक हम आपको असेसियन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। देखो वापस से समझो, असेसियन डिफॉल्ट का मतलब क्या है। असेसियन डिफॉल्ट अगर बन गए, तुम डिफॉल्टर अगर बन गए, तो तुम पे लगेगी बहुत सारी पेनल्टीज और इंटरेस्ट भरने पड़ेंगे। टीडीएस ना काटने की वजह से कोई असेसियन डिफॉल्ट कब बनता है, तो उसकी एक टाइम लिमिट है। अगर आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो आप असेसियन डिफॉल्ट बन जाएंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं, आज ही नहीं बोल देंगे तुम असेसियन डिफॉल्ट हो, उसकी एक टाइम लिमिट है। जिस साल में आपने पेमेंट करा उसके एंड होने से 6 साल बाद, और जब आपने करेक्टिव स्टेटमेंट फाइल करा जिस साल में, उसके एंड होने के 2 साल बाद। तो ये 2 डेट निकालेंगे, इन दोनों में से लेंगे लेटर, दिस इज द लास्ट डेट। इस डेट के बाद से आपको असेसियन डिफॉल्ट बोला जाएगा, ठीक है, डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, असेसियन डिफॉल्ट बोला जाएगा, फिर उसके कंसिक्वेंसेज अलग से होंगे। तो ये 6 साल कहाँ से गिनेंगे, जिस साल में आपने पेमेंट करा है, किसको, रेजिडेंट या नॉन, क्योंकि आपने किसी को पेमेंट करा होगा उसी पे तो टीडीएस काटते हैं। जैसे मान लो ये ए ने बी को पेमेंट करा, ये करा 31 अक्टूबर 24 को, तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च 25 को, यहाँ से 6 ईयर काउंट कर लो, ठीक है, ये पहला पॉइंट। और जब भी आपने करेक्टिव स्टेटमेंट फाइल करा हो उस ईयर के एंड होने के बाद 2 साल काउंट कर लो, और दोनों में से लेटर ले लो, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लेना, देयर इज अमेंडमेंट, ये 6 साल में आप करेक्टिव स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। 6 साल कहाँ से गिने जाएंगे, जिस ईयर में आपको करेक्टिव स्टेट नॉर्मल एक्चुअल स्टेटमेंट फाइल करना था, वहाँ से 6 महीने। इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपका कोई रिटर्न था जो कि 31 अक्टूबर को जाना था, आपने नहीं भरा, ठीक है, तो अब ये साल एंड कर दो, वहाँ से आपको 6 साल और गिनने। नेक्स्ट इसके बाद टीसीएस में एक छोटा सा अमेंडमेंट है भाई, मोटर व्हीकल आपने कोई भी कार 10 लाख से ज़्यादा की खरीदते हो तो उसके ऊपर टीसीएस डिडक्ट होता है, ठीक है, @ 10% नहीं 1% है, टाइपिंग एरर है। जब फाइनल नोट्स आएंगे, तो ये जब आप नोट्स मिल रहे होंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो पहले बन रहा है, नोट्स बाद में आएंगे, तो वहाँ पर ये मैं करेक्ट कर दूंगा इसको ना, तो कोई वैसी दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। तो अभी 1% का टीसीएस कलेक्ट करता है सेलर आपसे, मोटर व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा का है। बोल रहे इसमें कुछ और 1 जनवरी 25 को नोटिफिकेशन निकाल के चीज़ें ऐड कर दी है, बट वो क्या चीज़ें ऐड करी इससे हमारा रेलिवेंस नहीं है, तो ऐसी कोई खास एज सच इससे कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ता है। कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कलेक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीसीएस। अगर आपने टीसीएस कलेक्ट ही नहीं करा, या फिर टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया बट पेमेंट नहीं करा, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता था 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का डिफॉल्ट पीरियड के लिए। ये 1% को बढ़ा करके 1.5% कर दिया गया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 1% का जो ये था, इसको 1.5% कर दी गई है इंटरेस्ट की रेट इन केस ऑफ टीसीएस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट। अगर आपने टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट लेट भरे तो भी पेनल्टी लगती है, अलग अलग पेनल्टी दे रखी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H, ये वाली पेनल्टी इफ टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट इज फर्निश विद इन 1 month ऑफ द ड्यू डेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। मतलब आप ड्यू डेट से 1 महीना तक लेट जा रहे हो ना, तो आपके ऊपर ये वाली पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपका जो भी टीडीएस टीसीएस है उसका स्टेटमेंट फर्निश कर देना है,
TDS TCS का स्टेटमेंट फर्निश कर दिया, प्लस इसके साथ में आपने आपकी इंटरेस्ट और फी जो भी है वो भर दी, तो आपके ऊपर ये 271H की पेनल्टी नहीं लगेगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 271H की पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने आपका स्टेटमेंट या फिर यूँ बोले रिटर्न फर्निश कर दिया है विद इन 1 मंथ। कहाँ से, जो आपकी लास्ट डेट थी वहाँ से भी 1 महीने के अंदर अंदर फर्निश कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब आपसे 271H की पेनल्टी नहीं लेंगे। ये फीस तो लेंगे 200 रुपये पर डे वाली, बट 271H की आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे। तो अगर कोई भी TDS TCS का स्टेटमेंट लेट फाइल करता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज है, इंटरेस्ट उसको देना है, ठीक है, जो होता है वो, फीस भी उसको देनी है 200 पर डे की। लेकिन लेट में अगर 1 महीने तक का ही लेट है ड्यू डेट से, तो उसको 271H की पेनल्टी नहीं देनी, बट 1 महीने से लेट कर देता है तो फिर उसे 271H की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पहले हम इसको पढ़ते हैं, सेट ऑफ एंड विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड इन सर्टेन केसेस। मतलब क्या है, असेसी जो है उसका असेसमेंट हुआ और असेसमेंट के अंदर उसका रिफंड बन गया, ठीक है। अब एओ इसका एक अदर असेसमेंट भी कर रहा है, और उसमें हो सकता है कि इससे टैक्स की डिमांड निकल जाए, टैक्स डिमांड निकल जाए। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न बोल रहा है कि एओ इस पेमेंट को, जो रिफंड बन रहा है एसएसी का, इसको होल्ड करके रख सकता है और एडजस्ट कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, वेयर रिफंड बिकम ड्यू टू एनी रीज़न। एसएसी का रिफंड बन रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, वो एओ के ऑर्डर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर may set off amount to refunded against sum if any remaining payable by person to whom refund is due after giving an intimation in writing to such person। उसको बता करके आप होल्ड कर सकते हो। AO may withheld refund in case any proceeding is pending against the assessee for reason to be recorded in writing with previous approval of principal commissioner or commissioner up to 60 days from the date on which such assessment or reassessment is made। मतलब 60 डेज तक उसका ये जो रिफंड का अमाउंट है ये होल्ड करके रखा जा सकता है। सिंपल सी बात ये। चलिए अब यहां पर आते हैं, वेयर रिफंड अराइजेज ए रिजल्ट ऑफ गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 260, 262, 263 एंड 264 wholly or partly otherwise than by making a fresh assessment or reassessment। अपील इफेक्ट मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देन हम समझेंगे। Assessee shall be entitled to receive in addition to above interest payable additional interest on such refund amount at the rate 3% per annum for period beginning from the date following date of expiry of time allowed under section 153 subsection 5। अब 153 सबसेक्शन 5 में लिख लेना आप, प्रोविजन में बताऊंगा अभी, 3 months प्लस 6 months to date on which refund is granted। Further, in case where extension is granted by principal commissioner, period of additional interest if any shall begin from expiry of such extended period, provided that where proceeding for assessment or reassessment are pending in respect of assessee in computing period of determining additional interest payable to such assessee, period beginning from the date on which such refund is withheld by AO as per section 245 and ending with date up to which such refund is withheld shall be excluded। अब इसको ध्यान से समझते हैं अपन, ध्यान से समझिए। एक एओ ने असेसमेंट किया, एओ ने असेसमेंट करके टैक्स की डिमांड निकाल ली, ठीक है, लेट से 2 लाख की डिमांड बन गई। असेसी क्या करता है, सीआईटी अपील्स में चला जाता है और अपील फाइल कर देता है। अपील में पता चलता है कि इसकी तो डिमांड छोड़ो, इसका तो रिफंड बन रहा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का रिफंड बन रहा है इसका। तो अब क्या करे भाई, क्या रिफंड दे दे? बोले हाँ देना तो पड़ेगा अगर रिफंड बन रहा है तो भाई। अब देखो इसको ध्यान से समझते हैं अपन।
ये वापस से समझो इसको। एओ ने असेसमेंट करा, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना इसलिए। एओ ने असेसमेंट करा, असेसमेंट में डिमांड निकाली 2 लाख रुपए। सीआईटी अपील्स ने बोला नहीं इसका तो रिफंड बनता है, ठीक है। तो अब एओ इसके ऑर्डर को मानेगा और मान के अपने ऑर्डर में इसको इफेक्ट देगा, जिसको बोलते हैं अपील इफेक्ट। अपील इफेक्ट देगा। और ये अपील इफेक्ट कब तक दे सकते हैं? जिस भी फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर आया उसके एंड होने के विद इन 3 मंथ्स, जो मैंने आपको ऊपर भी लिखा था। और इसमें +6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। देखो हुआ क्या, ये उन्हें असेसमेंट करा, उसमें डिमांड निकल गई, फिर सीआईटी अपील ने जो अपील गई और सीआईटी अपील ने डिसीजन दिया इसमें तो रिफंड बनता है। तो अब ये रिफंड के 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे भाई। अब ये देंगे कैसे? एओ एक नया ऑर्डर निकालेगा इस अपील को मानते हुए, जिसको अपील इफेक्ट बोलते हैं। इसको मानते हुए एक ऑर्डर निकालेगा जिसको अपील इफेक्ट बोलते हैं। और ये ऑर्डर कब तक निकल सकता है? जिस फाइनेंशियल ईयर में ये रिफंड वाला ऑर्डर आया उसके एंड होने के विद इन 3 मंथ्स। और इसमें 6 मंथ्स का स्टे भी मिल सकता, 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ये मैंने यहाँ पर भी आपको लिखवाया था। अब सपोज करो जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म हो गया 31 मार्च 2025 को। लेट से ऑर्डर आया 1 जनवरी 25 को। यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इसमें मैंने प्लस करे 3 मंथ, तो डेट आई 30/6/25। और 30/6 की ही डेट आएगी, क्योंकि 3 मंथ्स कहाँ से काउंट हो रहे? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। तो हमेशा आप डेट काउंट करोगे तो 30/6। अगर एसएसी ने 30/6/2025 तक इसको रिफंड नहीं करा तो इसके बाद से एसएसी को 3% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। अब सपोज करिए कि इसमें कमिश्नर ने इसको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दे दिया, तो अब आपकी जो डेट है ना वो आगे चली जाएगी, जैसे 31/8/25 हो जाएगी। तो अगर 2 महीने का एक्सटेंशन था तो इंटरेस्ट की काउंटिंग वो एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद से करी जाएगी। इसका मतलब 31/8/2025 के बाद से इंटरेस्ट देना चालू होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक बार वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। एओ ने ऑर्डर पास करा, ठीक है। एओ ने ऑर्डर पास करा और इसमें उसने निकाल दी डिमांड कितने की? 2 लाख की। एसएसी अपील में गया, अपील में जाने के बाद सीआईटी अपील्स ने तो बोला कि डिमांड छोड़ो, इसको रिफंड दो उल्टा। और वो रिफंड बना लेट से 1 लाख रुपए। ये 1 लाख का रिफंड देना पड़ेगा, ये 1 लाख रुपीज़ का रिफंड देना पड़ेगा। अब ये रिफंड कैसे देंगे? ये जो अपील का ऑर्डर आया है, एओ अपने ऑर्डर में, अपने असेसमेंट ऑर्डर में इसको डालेगा, तो इसको बोलते हैं अपील इफेक्ट। अपील इफेक्ट देगा ये, ठीक है। अब ये अपील इफेक्ट कब तक दे सकता है? वो जिस भी साल में ऑर्डर आया है उसके एंड होने के विद इन 3 मंथ में, और इसमें +6 मंथ तक का एक्सटेंशन हो सकता है। अब ये जो टाइम पीरियड है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर वो रिफंड नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं निकाला एओ ने, तो फिर 3% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल सी बात यहाँ पर कॉन्क्लूसिव बात है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ बोल रहा है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना कि अगर एओ चाहे तो रिफंड को विथहेल्ड करके रख सकता है अगर उसे लगता है कि इसकी कोई डिमांड बनेगी। तो जितने टाइम पीरियड के लिए एओ ने आपका रिफंड विथहेल्ड करके रखा हुआ है ऑर्डर निकाल करके खुद की तरफ से, उस टाइम का आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, अप टू डेट वॉज वैन सच रिफंड इज विथहेल्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। कौन सा वाला? ये वाला। अगर एओ ने सेट ऑफ करने के लिए आपका रिफंड विथहेल्ड करके रख रखा है, तो जितने टाइम के लिए आपका ये रिफंड विथहेल्ड करके रहेगा उतने टाइम का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने डिटेल में आपको 1-2 बार करके बताया ताकि आप इसको समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है, एक सेक्शन ऐड ऑन करा गया है 44BBC। ये क्या है कि क्रूज जो बिजनेस होता है ना, ये
इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड जो टूरिज्म वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो ये 44 बीबीसी क्रूज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। कोई भी नॉन रेजिडेंट जो कि किस में लगाओ, क्रूज शिपिंग होता है ना, पैसेंजर्स वगैरह घूमने जाते हैं, मान लो मुंबई से गोवा जा रहे हो, गोवा से दुबई जा रहे हो, तो इस टाइप के जो क्रूज में घूमने जाते हैं, और वो क्रूज किसके हैं, नॉन रेजिडेंट के। तो नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व है किसमें, क्रूज शिपिंग, क्रूज बिजनेस के अंदर। तो उसको एक प्रिजम्पटिव स्कीम दे दी कि आपको 20% जो है, जो भी फेयर आप चार्ज करोगे पैसेंजर से, उसका 20% आपकी प्रिजम्पटिव इनकम हो। देखो 44B तो था ही, उसमें क्या लिख दिया, शिपिंग अदर देन क्रूज शिपिंग बिजनेस को वहां से हटा दिया। वो 7.5%, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें ये नया एड ऑन हो गया है, बस ये चेंज हुआ है। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 1015B, ये एग्जम्पशन है एक तरीके की। फर्दर, लीज रेंटल पेड बाय कंपनी ऑप्टिंग फॉर 44BBC shall be exempt in the hands of recipient company. If such company is foreign company and such recipient company and first company are subsidiary of same holding company and such income received or accrue or arise in India with effect from 1/4/2030। अब देखो ये प्रोविजन 2030 से लगेगा। देखो इसको ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। देखो, लीज रेंटल पेड बाय कंपनी ऑप्टिंग फॉर 44BBC shall be exempt in the hands of recipient company। तो मान लो एक कंपनी है और ये दूसरी कंपनी, ये कंपनी जो है ए बी को लीज रेंट पे कर रही, किस बात का, ये शिप वगैरह भी लीज पर लिए जाते हैं, तो शिप वगैरह लीज पर ले रखा होगा, उसका लीज रेंटल पे हो रहा है। शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट के हैंड्स में ये एग्जम्प्ट होगा, ये एग्जम्प्ट होगा अगर अब ये कंडीशन पूरी हो। इफ सच कंपनी इज फॉरेन कंपनी एंड सच रिसिपिएंट कंपनी एंड फर्स्ट कंपनी आर सब्सिडरी ऑफ सेप होल्डिंग कंपनी। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी क्या हो, एक होल्डिंग कंपनी, सॉरी, ये कंपनी क्या हो, एक फॉरेन कंपनी, और ये दोनों कंपनी किसी एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो। तो देखो बात क्या बनी यहां पर, बात ये बनी कि एक कंपनी रेंट पे कर रही है, दूसरी रिसीव्ड कर रही है। जो रिसीव्ड कर रही है उसके एंड में वो एग्जम्प्ट होगा रेंट, यदि वो कंपनी एक फॉरेन कंपनी हो और ये दोनों कंपनी किसी एक कॉमन कंपनी की सब्सिडरीज हो, मतलब इनकी होल्डिंग कंपनी एक ही हो, तो ये एग्जम्प्ट होगी। तो होपफुली ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, ये छोटा सा अमेंडमेंट था। अब चलिए आगे के अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। देखिए ये अमेंडमेंट पार्ट 1 में ही अपन कवर कर चुके, तो पार्ट 1 अगर आपने देख लिया होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है। एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है। पहले तो एलटीसीजी आपको पता ही है 10% से 12.5% हो गया 24 जुलाई से, तो वो लगने वाला है, बेसिक सा अमेंडमेंट है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी और ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम एनआर टैक्सेशन के अंदर पढ़ते ही है। तो वहाँ पे टीडीएस की रेट जो 10% थी 196B में, वो टीडीएस की रेट भी बढ़ करके 12.5%, भाई जहाँ जहाँ 12% 10% की रेट थी एलटीसीजी वाली, वो 12.5% हो गई। इसी तरीके से 196C के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 12.5% हो गया है। इसी तरीके से एफआईआईज की जो इनकम होती है एसटीसीजी 111A वाली, वो भी 15% से बढ़ के 20% कर दी गई है। ये सब आपके लिए इजी है। और 112M सिक्योरिटीज़, उसमें भी 1 लाख की एग्जम्पशन बढ़ के 1.25 हो गई है, 12.5 हो गया। ये सब आपको पता ही है, ये हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी, होपफुली आपने देख लिया होगा। अब देखिए एक छोटा सा अमेंडमेंट, रेफरेंस टू टीपीओ। देखो एओ को अगर किसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लगता है, ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लगता है कि इसकी एएलपी मैं नहीं निकाल पा रहा है, उसको कुछ मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो केस रेफर कर देता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। फिर टीपीओ क्या करता है, मटेरियल गैदर करता है एसएससी और बाकी जगहों से, वो मटेरियल वगैरह गैदर करके ट्रांसफर प्राइसिंग निकालता है। अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया कि अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा था, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी गई एसडीटी, मतलब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। मीन्स अगर ट्रांसफर एओ चाहे तो टीपीओ को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स की भी ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने के लिए केस को रेफर कर सकता है। देखिए क्या बोला है,
TPO can also determine ALP of other international transaction identified subsequently in course of proceeding before him. ये तो हम पढ़ते ही है कि वो जब ALP निकालता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, अगर उसके नोटिस में कोई दूसरे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आते हैं तो भी TPO उनकी भी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल सकता है। अब उसके केस में क्या क्या ऐड हो गया है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो बस ये एक TPO कैन ऑल्सो डिटरमाइन ALP ऑफ अदर इंटर विच एसएससी नॉट फर्निश्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92C। अब उसमें SDT भी मतलब 92CA के अंदर जहाँ सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन था, अब वहाँ पे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी ऐड हो गए। दैट्स इट। फिर इसके बाद 94B थिन कैपिटलाइजेशन लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन, ये कुछ कंपनीज के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। इसमें इंडियन कंपनी और पी फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग में, इंश्योरेंस में लगा और नोटिफाइड NBFC लास्ट ईयर आ गया था। अब एक और चीज़ आ गया है, फाइनेंशियल कंपनी जो कि IFSC में लोकेटेड है, उसके ऊपर भी 94B नहीं लगेगा। ये MCQ के अंदर आ सकता है, MCQ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऐसी फाइनेंस कंपनी जो कि IFSC में लोकेटेड है उस पर 94B नहीं लगेगा। ये इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड पॉइंट है। इक्वलाइजेशन लेवी जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में 2% वाली इक्वलाइजेशन लेवी थी, वो खत्म हो गई है 1 अगस्त 2024 से। मतलब फ्रॉम 1/8/2024 ये इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सेकंड वाली का, अभी फर्स्ट वाली नहीं हुई है, वो आपके एग्जाम में अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल है, बट सेकंड वाली इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो खत्म हो चुकी है। चलिए एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हमने देखना शुरू करा था अपील टू IT-80 में अपील की टाइम लिमिट 60 डेज थी ऑर्डर से, अब वो 2 मंथ्स हो गई है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें फर्स्ट अपील का ऑर्डर निकल करके आया था। कुछ मॉनेटरी लिमिट है 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ हो गई है पर असेसमेंट ईयर की, तो इनके क्रॉस होने पे डिपार्टमेंट अपील के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट इन असेसमेंट के अंदर देखें तो पहले CIT अपील्स या JCIT अपील्स के पास में पावर ही नहीं थी कि वो वापस से केस को रेफर बैक कर दे और AO को फ्रेश असेसमेंट के लिए बोले। लेकिन अगर AO ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करा है तो JCIT अपील और CIT अपील फ्रेश असेसमेंट के लिए भी वापस से केस को रेफर कर सकते हैं। जिस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में लाइजनिंग ऑफिस है तो उसे कुछ स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है। अगर उसने 3 महीने तक प्रेजेंट नहीं करा तो 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी और अदर केस में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में ब्लैक मनी से रिलेटेड, ब्लैक मनी से पहले ये TDS TCS से रिलेटेड था कि अगर आपने TDS TCS कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं करा तो उसमें जेल भी हो सकती है 3 महीने से 7 महीने की। अब यहाँ पे बोला गया कि आपको जेल नहीं होगी, जेल नहीं भेजेंगे अगर आपने TDS स्टेटमेंट फाइल की जो ड्यू डेट होती है तब तक आपने क्या कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो। इसके बाद में ब्लैक मनी के अंदर अगर हम देखते हैं तो ब्लैक मनी की पेनल्टी थी, ब्लैक मनी की पेनल्टी जो 10 लाख रुपए थी वो अभी भी है, बट वो पेनल्टी कब नहीं लगेगी, किसके केस में, कोई ऐसी असेट। तो अब ये जो 10 लाख रुपए वाली पेनल्टी थी ये कब नहीं लगा करती थी, अगर आपने जो असेट डिस्क्लोज नहीं करी, वो क्या है, बैंक अकाउंट है, और वो सारे बैंक अकाउंट में मिला करके 5 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट है। तो कोई बोलते थे कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे साल में 5 लाख को क्रॉस नहीं कराता। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, जो असेट आपने नहीं बताई वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू अगर 20 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं। जो असेट आपने नहीं बताई वो मूवेबल है और उसकी वैल्यू 20 लाख तक है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी ब्लैक मनी एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद ट्रस्ट से रिलेटेड एग्जम्पशन आए जिसमें हमने देखा कि 1023C का सनसेट हो गया है, मतलब उस वाली वो वाली लास्ट 1 अक्टूबर 24 से पहले अगर कोई एप्लीकेशन आ गई है तो उसको तो अप्रूवल देंगे, बट इस डेट के बाद में कोई भी अप्रूवल नहीं दी जाएगी इस सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी जगहों पर ऑर्डर पास करना होता है, वो 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड ऐसे था, अब वो एंड ऑफ क्वार्टर हो गया है मंथ की जगह। तो आपके नोट्स में जहाँ पर भी मंथ है उसको काट के आप क्वार्टर कर लेना सेक्शन 12AB के अंदर। ये हमने पढ़ लिया था। फिर एग्जिट टैक्स पढ़ा था कि कोई 1023C से नॉर्मल 12AB में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, 12AB से 1023C में जा रहा है तो कोई एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा अगर ये कंडीशन पूरी हो। क्या ऑब्जेक्ट सेम था उनका, और 12AB 1023 में ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड होगी, हमने एग्जाम्पल भी देखा था, और
मर्जर से रिलेटेड कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन पूरी कर दे। फिर हमने पढ़ा था असेसियन डिफ़ॉल्ट के बारे में। इसमें हमने देखा था ये जो 6 ईयर वाली लिमिट है ये नहीं है, और यहाँ पे RNR जुड़ गया है, और इसको पूरा डिटेल के अंदर हमने समझा था। करेक्शन स्टेटमेंट 6 साल के अंदर फाइल किए जा सकते हैं। मोटर व्हीकल वाला कुछ खास काम की चीज़ नहीं थी अमेंडमेंट। TCS कलेक्शन कर लिया और पेमेंट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो 1% की जगह 1.5% हो गया है इंटरेस्ट की रेट। हाँ, लेकिन अगर आप 1 मंथ के अंदर TDS TCS स्टेटमेंट फर्निश कर देते हो ड्यू डेट से, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी 271H की, इंटरेस्ट और फीस तो फिर भी लगेगी ही। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये अगर AO ने कुछ असेसमेंट करा बट बाद में CIT ने तो उल्टा रिफंड बना दिया, तो ये रिफंड का इफेक्ट देना होगा उसे, और इसको बोलते हैं अपील इफेक्ट। ये जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर आया उसके एंड होने के विदिन 3 मंथ्स तक AO को जो है अपना रिवाइज्ड ऑर्डर अपील को इफेक्ट देते हुए पास करना होता है। अगर उसने ये 3 महीने तक ऑर्डर पास नहीं करा, मतलब रिफंड नहीं दिया, तो फिर 3% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा असेसी को। लेकिन इसमें 6 मंथ तक का एक्सटेंशन भी दे सकता है कमिश्नर। अगर एक्सटेंशन दे दिया तो जब वो एक्सटेंशन पीरियड एंड होगा उसके बाद से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चालू होगी। हाँ, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि AO को लगता है कि रिफंड बन रहा है लेकिन साथ साथ में एक दूसरा असेसमेंट चल रहा है, उसमें डिमांड बन सकती है, तो AO फिर उस केस में 60 दिन तक जो है होल्ड करके रख सकता है उसके उस रिफंड को। तो अगर AO ने कोई रिफंड होल्ड कराता है इस पर्पज़ के लिए, तो फिर उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। फिर एक नया सेक्शन ऐड हुआ 44 BBC। ये जो क्रूज वाले बिजनेस में लगे हुए लोग उनके लिए है, नॉन रेजिडेंट क्रूज बिजनेस में, उनके लिए प्रिजम्पटिव इनकम ऐड ऑन हुई है 20% यहाँ पर जो है प्रिजम्पटिव इनकम रहने वाली है। फिर इसके बाद में ये सेक्शन अभी काम का नहीं, 2030 से एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में जहाँ पर भी LTCG की रेट 10% थी वो 12.5% हो गई है। वो ऑब्वियस सी बात है कि हमको फॉलो करनी है, और STCG में 15% की जगह 20% हो गई है। ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। रेफरेंस टू TPO में जहाँ सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वर्ड लिखा था वहाँ पे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी आ गया है। सेक्शन 94B थिन कैपिटलाइजेशन वाला सेक्शन अब फाइनेंस कंपनी पर नहीं लगेगा जो कि IFSC में लोकेटेड है। ये इनके ऊपर आपने पढ़ा हो तो AMT भी नहीं लगता है, अगर आपको ध्यान हो ध्यान। और फिर उसके बाद में सेक्शन 165A ऑमिट हो गया है, मतलब इक्वलाइजेशन लेवी जो 2% वाली ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में थी वो खत्म हो गई है 1 अगस्त 2024 से। MCQ में आ सकता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस डेट का आ रहा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है सेक्शन 147 में, और इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट आ गए। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में चेंज आया, इसके अलावा एक ब्लॉक असेसमेंट नेम से और एक टॉपिक ऐड ऑन कर दिया गया, तो वहाँ पर भी चेंज आ गए हैं। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, अगर सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है, जिसको हम रीओपनिंग ऑफ केस भी बोलते हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 148 में नोटिस इशू होगा। तो सेक्शन 148 में नोटिस इशू करने से पहले सेक्शन 148A में होगा। तो 148A में एक इंक्वायरी नोटिस इशू होता है, उसके बाद में 147 का असेसमेंट करने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाएगा। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता क्या है ये आप लोगों ने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। अब ये ध्यान रखिए, ये जो नया प्रोविज़न है ये 1 सितंबर 24 से एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला ख़त्म हो गया है, मतलब अभी जो एग्ज़ाम होने वाले जून 25 या दिसंबर 25 उसमें अगस्त तक तो ओल्ड प्रोविज़न चलेंगे, अगस्त के बाद से न्यू प्रोविज़न स्टार्ट होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 सितंबर 24 से न्यू प्रोविज़न स्टार्ट होने वाले। तो सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है देखिए। इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, AO में असेस और रीअसेस सच इनकम और रिकम्प्यूट लॉस। अगर AO को लगता है कोई इनकम असेसमेंट होने से बच गई है, एस्केप हो गई है, तो फिर असेसिंग ऑफिसर AO क्या कर सकता है, उसकी इनकम रिकैलकुलेट कर सकता है या लॉस को रिकम्प्यूट कर सकता है। तो पहली जरूरी चीज ये है कि इनकम असेसमेंट से एस्केप हुई हो। फॉर पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ रीअसेसमेंट, AO may assess or reassess income in respect of any issue which has escaped assessment and which came to notice subsequently in the course of proceeding, irrespective of the fact that 148 have not been compiled with the respect of that issue। मतलब क्या है, अब AO या असेसमेंट या रीअसेसमेंट कर रहा था,
अब क्या हुआ कि अदर कुछ इश्यूज और मिल गए, उनसे रिलेटेड भी एओ असेसमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है। अब चाहे उनमें 148A फॉलो हुआ हो या नहीं हुआ हो तो भी हो सकता है इसमें। अब देखिए बात करते हैं कि अगर सेक्शन 147 में असेसमेंट कब होगा, इनकम एस्केप करी हो असेसमेंट से, ठीक है। अब होता क्या है, देखो एओ के पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि कोई इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से, तो एओ क्या कर सकता है, सेक्शन 147 का असेसमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। एओ के पास में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ऐसी कुछ के जो इनकम एस्केप करी असेसमेंट से, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर एओ उस सिचुएशन के अंदर सेक्शन 147 का असेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो 147 का असेसमेंट करने के लिए एओ के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस बात की कि कोई पर्टिकुलर इनकम असेसमेंट होने से रह गई है, बच गई है। अब यहां पर बताया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एस्केप्ड असेसमेंट, और किस तरीके से एओ को पता चलेगा उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू पता चल सकता है, ये पहले भी वर्ड था अभी भी है। ऑडिट के अंदर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया हो उसकी वजह से उसको पता चल सकता है। DTAA की वजह से उसको कुछ पता चल सकता है। स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A, अब ये 135A क्या है, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी एओ कुछ फेसलेसली इंफॉर्मेशंस मंगा रहा था, असेसी से कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहा था और उसी बीच में उसको पता चला कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो उस सिचुएशन में भी उसको लग सकता है कि इनकम एस्केप्ड असेसमेंट है और फिर वो 147 में केस ओपन कर सकता है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आया, इस वजह से सेक्शन 147 का असेसमेंट करना पड़ेगा फिर उसे, या फिर सर्वे कंडक्ट किया गया था 133A में, रेड मारी गई थी, तो फिर उस सिचुएशन में भी जो है 147 किया जा सकता है। तो ये सारे केसेस का मतलब क्या है कि देखो 147 का असेसमेंट तभी हो सकता है जब कोई इनकम असेसमेंट से एस्केप हो गई हो और एओ के पास में इंफॉर्मेशन हो। तो इसका मतलब क्या है वो यहाँ बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एस्केप्ड असेसमेंट और एओ के पास में इंफॉर्मेशन हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 148 की। अब अगर कोई इनकम असेसमेंट होने से बच गई है तो सेक्शन 148 में नोटिस इशू होगा। देखो क्या बोला गया, 147 का असेसमेंट करने से पहले एओ शैल इशू ए नोटिस टू असेसी अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A। 148 से पहले 148A होता है, अभी अपन इसके बारे में जानेंगे। रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम विद इन सच टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस which in no case can exceed 3 months from the end of the month in which such notice is issued। तो अब देखो क्या होगा, सेक्शन 148 में नोटिस इशू होगा और नोटिस इशू होने के बाद में टाइम दिया जाएगा असेसी को कि आप रिटर्न फाइल करो। अब ये रिटर्न फाइल करने के लिए मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स मिल सकते हैं, और 3 मंथ्स कहाँ से काउंट किए जाएंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशू। सपोज करिए नोटिस इशू हुआ 15 अक्टूबर 25 को, तो अक्टूबर तो काउंट ही नहीं करेंगे। 3 मंथ्स कहाँ पर एक्सपायर होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी 26, ये टाइम एक्सपायर का होगा, इस टाइम पे जाकर के एक्सपायर होगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इशूड अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन विद एओ विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन केस ऑफ असेसी फॉर रेलिवेंट असेसमेंट। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसका मतलब क्या है ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इसके बाद में देखिए क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एओ हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अंडर स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A, नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 148 में आप नोटिस इशू नहीं कर पाओगे विदाउट प्रायर अथॉरिटी। मतलब नोटिस इशू तो हो जाएगा बट पूछना पड़ेगा कब, जब आपका किसी असेसी के साथ 135A की फेसलेस
कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही। अब सपोज करो एओ किसी के साथ में डीलिंग कर रहा है और उसमें फेसलेस काम चल रहा है 135A का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, नोटिस इशू करना, फिर इन्फॉर्मेशन मंगाना। तो एओ को पता ही नहीं है सामने वाला कौन है और सामने वाले को पता नहीं मेरा एओ कौन है। लेकिन जैसे ही सेक्शन 148 का नोटिस इशू होगा तो उसके बाद में सारी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको 135A के बेसिस पर अब 147 में केस को रीओपन करना है तो आपको पहले नोटिस इशू करना पड़ेगा। और नोटिस इशू कैसे होगा? प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी लेकर। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बट 135A की सिचुएशन है तो जरूरत पड़ेगी। अगर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि 3 महीने तक का टाइम दिया जा सकता है असेसी को कि उसे रिटर्न भरना होगा। 148 में बोलेंगे भाई अब नया रिटर्न भरो, अपडेटेड रिटर्न भरो, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स है। सपोज करो एओ ने उसको 1 महीने का टाइम दिया और वो 1 महीने में रिटर्न नहीं भर पाया, तो ये रिटर्न नहीं भर पाया ये ऐसे माना जाएगा जैसे आपने सेक्शन 139 को कंप्लाई नहीं करा। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस टाइम पीरियड की एक्सपायरी के बाद रिटर्न भर रहे हो तो हम ये मानेंगे कि आप सेक्शन 139 की एक्सपायरी के बाद रिटर्न भर रहे हो। अब इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? देखो काफ़ी जगह पर ये आता है, चाहे इंटरेस्ट की बात ले लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में ले लो, वहाँ पे आता है ना कि आप ये काम तभी कर पाओगे जब लॉसेस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब रिटर्न एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 तब तक फिल कर दिया हो। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पर आती है जहाँ पर इम्पैक्ट आता है। किस चीज़ का इम्पैक्ट आता है? अगर आप रिटर्न टाइम पर नहीं भरोगे तो आपके अलग अलग जगह पर इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए अपने 4 पॉइंट। इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, तो सेक्शन 148 का नोटिस कैसे और कब इशू होगा? 148 से पहले 148A में होगा। 148A में नोटिस इशू होने के बाद में पता चलेगा हाँ ये फिट केस है सेक्शन 148 में नोटिस इशू करने से रिलेटेड, तो फिर 148 में होगा। तो पहले 148A में होगा, उससे पता चलेगा हाँ काम डन हो गया है। फिर 148 में नोटिस इशू होगा, फिर 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा। तो ऐसे उल्टे चलेंगे ये सेक्शन तीनों के तीनों। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रोसीजर बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए। सेक्शन 148 में आपको नोटिस इशू करने से पहले 148A में आपको नोटिस इशू करना होता है। अब ये उसी से रिलेटेड बात कर रहा है यहाँ पर, प्रोसीजर बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस। देखिए क्या बोला गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू बी प्रोवाइडेड टू असेसी बाय नोटिस टू शो कोज एज टू व्हाई नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इशू। मतलब क्या करेगा, एओ नोटिस इशू करेगा 148A में और नोटिस इशू करके पूछेगा आखिर क्यों ना मैं तुम्हें सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दूं, ठीक है। और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम देगा कि इतने टाइम में तुम मुझे रिप्लाई कर देना। अब असेसी रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई करने के बाद में अगर एओ सेटिस्फाई होता है तो हो सकता है वो उसको नोटिस इशू ना करे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो नोटिस इशू करेगा उसके रिप्लाई को देख करके। AO after receipt of reply of assessee pass order with approval of specified authority determining whether or not it is a fit case to issue notice under section 148. 148A shall not apply to income chargeable to tax escaping assessment for in case assessee where AO has received information under scheme notified under section 135A, जो अपन ऊपर भी पढ़ के आए हैं, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब 135A से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस केस में आपको 148A फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सेक्शन 148 में ही नोटिस इशू कर सकते हो। सैंक्शन फॉर इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू करने से रिलेटेड आपको परमिशन किस अथॉरिटी से लेनी है, हु इज द अथॉरिटी जो परमिशन देगी? तो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर होने वाली। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम में नोटिस इशू हो जाना चाहिए? एक तरफ देखो टाइम लिमिट दे रखी है 148A की और एक दे रखी है 148 की। 148 की टाइम लिमिट और 148 में 3 महीने का फर्क है। मतलब 148 में 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि वो 3 महीने तक रिटर्न फाइल करने का टाइम दे सकता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे अभी। तो अगर बात यह है 50 लाख से कम की बात है
तो टाइम लिमिट है 148 ए के लिए 3 साल की, और वहीं 148 के लिए ये लिमिट है 3 साल 3 महीने की, 3 महीने एक्स्ट्रा। 50 लाख से ज़्यादा की बात है तो फिर मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल की जगह बढ़ा करके 5 साल कर दी गई 148 में ए में, और 148 में 5 साल 3 महीने हो गए। तो आप तो एक लिमिट याद कर लो, मान लो ये 50 लाख से कम में 3 साल, 50 लाख से ज़्यादा में 5 साल। अब दोनों में 3-3 महीने ऐड कर दो सेक्शन 148 में जानने के लिए। तो अगर आपको सेक्शन 148 जानना है तो देखो 5 साल 3 महीने हो गए, इधर 3 साल 3 महीने हो गए, तो 3-3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको इस केस में। तो अब ओवरऑल देखिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से रिलेटेड क्या बातें यहाँ पर हमने कर ली है उसको देख लेते हैं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है सेक्शन 147 में, जिसको हम बोलते हैं री ओपनिंग ऑफ केस। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, अगर आपको री ओपनिंग ऑफ केस मतलब सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है तो उससे पहले आपको सेक्शन 148 में नोटिस इशू करना पड़ेगा। नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है सर? 50 लाख से कम की बात है तो 3 साल 3 महीने, 50 लाख से ज़्यादा की बात है तो 5 साल 3 महीने। और अगर सेक्शन 148 में नोटिस इशू करना है तो उससे पहले सेक्शन 148 ए में नोटिस इशू करके पता लगाना पड़ेगा। 148 ए में क्या होता है, एक नोटिस जाता है, फिर रिप्लाई आता है असेसी का, और असेसी का रिप्लाई के बाद में डिसीजन लिया जाता है। तो ये 148 ए का नोटिस इशू होगा, उससे डिसाइड होगा, फिर 148 में होगा, 148 में नोटिस इशू होकर 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा। और इसकी टाइम लिमिट क्या है? इसकी टाइम लिमिट है अगर 50 लाख से कम की बात है तो 3 साल, और 50 लाख से ज़्यादा की बात है तो 5 साल, ये टाइम लिमिट है। अब आप सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तभी कर पाओगे जब एओ के पास में इंफॉर्मेशन हो कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ बीन एस्केप्ड। मतलब एओ के पास में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कोई इनकम जिस पे टैक्स लगना चाहिए था उस पर नहीं लगा, बच गई हो, तभी जाकर के जो है वो सेक्शन 147 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। अब बात ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ बीन एस्केप्ड। इसका मतलब क्या है कि कब माना जाएगा कि इनकम जिस पे टैक्स लगना था उस पर नहीं लगा, वो एस्केप हो गई। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू पता चल गया, ऑडिट में कुछ ऑब्जेक्शन आ गया, DTAA एग्रीमेंट के थ्रू पता चल गया, 135 वेव की स्कीम से पता चल गया, ट्रिब्यूनल और कोर्ट के ऑर्डर से पता चल गया, या फिर रेड हुई थी इससे पता चल गया। तो ये सारे केसेस के बेसिस पर उसको लग जाएगा इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ बीन एस्केप्ड। उसके बाद में 148 ए में नोटिस इशू करेगा, उससे अगर सेटिस्फाई होता है तो 148 में नोटिस इशू करेगा। तो ये था हमारा बिल्कुल लेटेस्ट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब हम बात करेंगे ब्लॉक असेसमेंट की, जो भी बिल्कुल नया है और पूरे तरीके से चेंज हो गया है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब देखो ब्लॉक असेसमेंट ये नया कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया। देखो ब्लॉक असेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो 1924 से एप्लीकेबल है। इससे पहले जो पुराने प्रोविज़न थे वही चलते रहेंगे, नए प्रोविज़न इस डेट के बाद से एप्लीकेबल होंगे। अब इनमें क्या कहा गया आइए देख लेते हैं। कोई भी सर्च होता है, कोई भी इनकम टैक्स की रेड होती है 1 सितंबर 24 उसके बाद में, तो इनकम असेस कैसे होगी? ब्लॉक पीरियड वाइज, ब्लॉक पीरियड वाइज असेस होगी सीधी सीधी। और ब्लॉक का मतलब क्या है? पिछले 6 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब प्रीवियस ईयर मान लीजिए 24-25 में सर्च हुई किसी के यहाँ, तो 24-25 से पहले के जो 6 साल हैं 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, इन सालों का असेसमेंट होगा, इन ईयर्स का असेसमेंट होगा। और इसी के साथ साथ जिस ईयर में सर्च हुई है, लेट से ये सर्च हुई 1 दिसंबर 24 को, तो इस साल के 1 अप्रैल से लेकर के 1/12/24 इस टाइम तक का भी असेसमेंट होगा अगेन। तो ब्लॉक पीरियड में पहले के 6 साल आते हैं और इस साल के 1 अप्रैल से लेके जिस डेट को आपका सर्च हुआ है वो भी आता है।
ब्लॉक पीरियड देखिए यहाँ पे बोल रहा है शैल ऑल्सो इंक्लूड पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सर्च वॉज इनिशिएटेड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च। तो जिस ईयर में आपका सर्च हो रहा है वो भी 1 अप्रैल से लेके वहां तक का टाइम भी आएगा। अगर कोई भी आपका अदर पुराने साल का, मान लीजिए आपका 21-22 का कोई भी असेसमेंट और रीअसेसमेंट पेंडिंग है, अब वो लेकिन ब्लॉक पीरियड में तो पूरे 6 साल ओपन हो रहे हैं, तो आपका कोई भी असेसमेंट चल रहा है पेंडिंग है वो अबेट हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बोले उसको छोड़ दो, अब सारा का सारा काम ब्लॉक पीरियड के अकॉर्डिंग ही होगा एंड बी कंसिडर्ड फॉर असेसमेंट ड्यूरिंग ब्लॉक पीरियड, वो अबेट हो जाए। इफ ब्लॉक असेसमेंट इज एनुअल्ड इन अपील अबेटेड असेसमेंट शेल रिवाइव। मान लो ये जो ब्लॉक असेसमेंट हुआ इसके अगेंस्ट में एसएसी अपील में चला गया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर अपील में चला गया तो जो ये आपका पुराना असेसमेंट जिसको अबेट किया गया तो वो रिवाइव हो जाएगा, वो रिवाइव हो जाएगा और अगेन जो है वो जो पुराना असेसमेंट आपका बंद कर दिया था उसको चालू कर दिया जाएगा। अब देखो अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, अगर टीपीओ को रेफरेंस चला गया किसी भी केस में, ऊपर जो केस दे रखा ना इसमें टीपीओ को रेफरेंस चला गया, इफ रेफरेंस टू टीपीओ हैज बीन मेड और ऑर्डर हैज बीन पास बाय टीपीओ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग इट शैल अबेट विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सर्च और रिक्विजिशन। तो देखो ये क्या बोल रहा है पॉइंट, वो वाला नीचे आएगा ऊपर वाले के लिए। अगर टीपीओ को रेफरेंस चला गया मतलब जा चुका था, जो पुराना आपका कोई असेसमेंट चल रहा था उसमें टीपीओ को रेफरेंस दिया हुआ था, मतलब एओ का कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होगा तो उसने टीपीओ को रेफर कर रखा होगा, बोले जब असेसमेंट ही अबेट हो गया तो वो टीपीओ को जो रेफरेंस दिया था वो भी अबेट हो जाएगा, उसको भी खत्म करो। देखो ये क्या बोल रहा है, अबेट विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सर्च और रिक्वेशन, मतलब आपके असेसमेंट भी खत्म, रेफरेंस टू टीपीओ भी खत्म। ये एक छोटी सी बात देखो है, छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लॉक पीरियड ऑफ अदर पर्सन शैल बी सेम एज दैट ऑफ पर्सन सर्च्ड। मतलब क्या है, अब सपोज करो रामू के यहाँ पे सर्च हुआ है ना, और इस सर्च में शामू का कोई कैश मिल गया, कैश मिल गया शामू का, तब शामू के यहाँ पे भी सर्च होगा, डेट पड़ेगी, और जो रामू का ब्लॉक पीरियड है वही सेम शामू का ब्लॉक पीरियड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी। अब बात करते हैं टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। टोटल इनकम यहाँ दे रखी, लेकिन एक यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से देख लेते हैं। देखो एक बात पहले समझो, जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलेगी ना, उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर टैक्स कितना लगेगा, 60% के रेट से, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एडिशनली। और सरचार्ज अगर कुछ लगाया जाता है तो वो भी लगेगा बाद में, बट टैक्स की रेट 60% है। किस पे, अनडिस्क्लोज इनकम पे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अनडिस्क्लोज इनकम कैसे निकाले, इसको समझिएगा। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इस पे, तो इसलिए ध्यान से समझना। अनडिस्क्लोज इनकम कैसे निकाले, जो एसएसी ने खुद अपने रिटर्न में इनकम बताई थी वो ले लो सबसे पहले, तो मतलब डिस्क्लोज्ड इनकम ले लो, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्क्लोज्ड इनकम, जो एसएसी ने खुद के अपने रिटर्न में बताई थी। फिर इसमें आप ऐड कर दो टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय एसएसी इन रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, 142, 148 फॉर ब्लॉक पीरियड। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में अंडर ब्लॉक असेसमेंट है, अच्छा ठीक है, उसने जो इनकम डिस्क्लोज करी है किसमें, ब्लॉक असेसमेंट के दौरान, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक असेसमेंट होगा उसको बोला जाएगा भाई तू खुद ही बता दे, तेरी तरफ से कोई इनकम हो रिटर्न में बता दे, तो उसको रिटर्न भी फर्निश करने को बोला जाता है नया। तो जैसे ही किसी व्यक्ति के यहाँ पे सर्च होगा तो डिस्क्लोज इनकम लेंगे। डिस्क्लोज कौन सी वाली, डिस्क्लोज भी अलग अलग टाइप की होती है। ऊपर जो पहले पॉइंट में आई है ना, वो आई है ब्लॉक असेसमेंट के दौरान जो उसको रिटर्न भरने को बोला गया कि अब तू रिटर्न भर। किसी के यहाँ सर्च होगा तो उसको बोला जाएगा तो रिटर्न भर, जैसे इनकम एस्केपिंग में बोलते रिटर्न भर, तो उसने भरा और जो डिस्क्लोज कर दी वो लेनी है। फिर उसने ऑलरेडी अपनी जो ओरिजिनल 139 की रिटर्न भर रखी है, या फिर 148 में उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वगैरह का नोटिस गया था, उस टाइम जो उसने इनकम दिखाई थी वो भी ले लो। और इसके अलावा टोटल इनकम असेस्ड इन दी हैंड्स ऑफ असेसी बिफोर डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सर्च फॉर ब्लॉक पीरियड ड्यूरिंग
स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, री असेसमेंट की कोई इनकम हो वो भी ले लो। टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर भी ले लो, क्योंकि वो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक सर्च हुआ वो टाइम भी ब्लॉक में काउंट होता है, तो इस साल की इनकम ले लो जो बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चल रही है वो भी। और एओ ने अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम अपनी तरफ से डिटरमाइन करी है वो भी ले लो। इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, ABCDE इन सारे पॉइंट को ऐड कर लो। मतलब अल्टीमेटली ये है कि उसकी खुद की बताई हुई या असेसमेंट में निकाली हुई या एओ की बताई हुई सारी इनकम्स को ऐड कर लो, जो पता है आज तक सबको ऐड कर लो, डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज सबको, ठीक है। उसमें से अब आप क्या करो, डिस्क्लोज इनकम को हटा दो, BCOD, तो बचेगी क्या फिर, अनडिस्क्लोज इनकम बचेगी आपकी। इस अनडिस्क्लोज इनकम पर जो है वो 60% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो अनडिस्क्लोज इनकम पर 60% की रेट से टैक्स लग जाए। तो फिर ये सर टोटल इनकम क्यों निकाली फालतू में, जब इसको लेस ही करना था। एक बार टोटल इनकम निकालने से सरचार्ज वगैरह का पता चलता है, आप हायर स्लैब के अंदर चले जाते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको निकाला है। कोई भी लॉस है तो उसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉस जो है कोई भी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एनी टाइप ऑफ लॉस विल बी इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब ये नीचे देखो एक क्या पॉइंट बोल रहा है, लॉसेज ब्रॉट फॉरवर्ड पीरियड बिफोर ब्लॉक पीरियड और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मतलब आपका ब्लॉक पीरियड से पहले का कोई लॉस था, ठीक है, अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। अब बीच में आ गया ब्लॉक पीरियड, ब्लॉक पीरियड के अंदर आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। मान लो सर आपके 5 साल तो ऑलरेडी हो चुके थे, 3 साल बचे थे बिजनेस लॉस के, अनएब्जॉर्ब तो एनी नंबर ऑफ ईयर्स तक जा सकता है, तो फिर ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे जो ये 6 साल का है। उसके बाद में वापस से आपको 3 ईयर्स और मिल जाएंगे, उसमें आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट बोल रहा है, मतलब पुराने लॉसेस ब्लॉक पीरियड में एडजस्ट नहीं होंगे। अब कोई भी एविडेंस मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च और रिक्विजिशन बाय एओ कम टू हिज नोटिस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग और डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इस करंट ईयर की बात हो रही है, जिस साल में सर्च हो रहा है उस साल में कुछ एविडेंस मिला बुक्स ऑफ अकाउंट से जो कि रिलेट्स करता है एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ previous year in which last of authorization was executed and ending with date on which last of authorization was executed. Such evidence shall not be considered for the purpose of determining total income block period and such income shall be considered in assessment made under the provision of this act. इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से लेके जिस साल में आपका सर्च हो रहा है वहाँ से लेके जिस डेट तक आपका सर्च हुआ उसके बीच में बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस या थिंग्स मिल गई। ये वाले ट्रांजेक्शन जो है ना ये ब्लॉक असेसमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, रेगुलर असेसमेंट का पार्ट बनेंगे, रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर आएगा इससे रिलेटेड। अगर आप किसी फर्म के यहाँ पे सर्च होता है तो जब फर्म की इनकम निकाली जाएगी ना तो उसमें सैलरी आपको लेस नहीं करनी, इंटरेस्ट लेस नहीं करना, रेम्युनरेशन लेस नहीं करना, किसका, नॉन वर्किंग पार्टनर का। तो अगर किसी फर्म ने नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट रेम्युनरेशन दिखा रखा वो लेस नहीं करना है, कब, ब्लॉक पीरियड के लिए इनकम निकालेंगे तब। चलो वापस से पीछे आ जाते हैं, हमने देख लिया था टोटल इनकम का पार्ट देख लिया। अब बात करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एओ में इशू नोटिस टू फाइल रिटर्न विद इन 60 days डिक्लेयरिंग देयर इन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज इनकम फॉर ब्लॉक पीरियड। अब जैसे किसी के यहाँ पे सर्च हो रहा है तो एओ नोटिस इशू करेगा और नोटिस में 60 दिन तक का वो टाइम दे सकता है। किस चीज़ के लिए, भाई आप ये रिटर्न भरो और इसमें अपनी तरफ से कोई इनकम दिखाना चाहो तो पहले ही दिखा दो। वो नीचे हम टोटल इनकम निकाल रहे थे तब भी था ना कि एसएससी ने ब्लॉक पीरियड की इनकम जो खुद बताई है वो लेनी है, ए के अंदर, ए पॉइंट के अंदर वही लिखा हुआ था। अब ये जो ऊपर आप रिटर्न भरोगे ये ऐसे माना जाएगा जैसे आपने सेक्शन 139 का रिटर्न भरा है, लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद आगे चले गए तो 139 का रिटर्न नहीं माना जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न फाइल्ड अबाउ शैल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 एंड प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट शैल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। मतलब उसे 139 का रिटर्न माना जाएगा और हम प्रोसीडिंग अब शुरू करेंगे कैसे, 143 सबसेक्शन 2, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट के जैसे होगा। लेकिन इस टाइम अलाउड के बाद में आप फाइल करते हो तो उसे 139 का रिटर्न नहीं माना जाएगा और राइट टू फाइल रिवाइज रिटर्न इसके अंदर कोई
ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपने एक बार बता दी, फिर आप बोल रहे हो नहीं मैं रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको तो आपने 139 का रिटर्न माना था, मैं 139(4) में रिवाइज करना चाहता हूँ। नहीं कर सकते, आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि एओ नोटिस इशू करके अगर आपके यहाँ सर्च होता है तो आपको 60 दिन का समय देगा, उसके अंदर आपको रिटर्न भर देनी है, अपनी तरफ से इनकम जो भी डिक्लेयर कर रहे हो वो कर देनी है। और अगर जितना टाइम आपको दिया गया, लेट से एओ ने आपको 40 दिन का टाइम दिया, आपने 40 दिन के अंदर अपना रिटर्न भर दिया, तो जो रिटर्न आपने भरा वो ऐसा माना जाएगा जैसे आपने सेक्शन 139 का ऑन टाइम वाला रिटर्न भरा है। और फिर उसके बाद में 143 सबसेक्शन 2 में स्क्रूटनी असेसमेंट भी होगा आपके इसी रिटर्न का जो आपने बताया उसका। लेकिन जितना टाइम दिया उतने टाइम में आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उसे 139 का रिटर्न नहीं माना जाएगा। अब बात आती है असेसमेंट कैसे होगा। असेसमेंट कौन करेगा, एओ करेगा, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डायरेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब ये तो अप्रूवल देंगे और ये लोग जो है असेसमेंट करेंगे। अगर इस चैप्टर में मतलब किसी का ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है तो फिर उसका सेक्शन 148 में कुछ भी इनिशिएट नहीं होगा। Assessment for block period shall be carried out in accordance with the provision of Act as applicable to block period. It means section 142, 143(2), 143(3), 144, 145, 145A and 145B। देखो क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ ब्लॉक पीरियड। ब्लॉक पीरियड जो 6 सालों का आप असेसमेंट करोगे वो कैसे करोगे, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट एज एप्लीकेबल टू ब्लॉक पीरियड। उस ब्लॉक पीरियड में जो भी सेक्शन जिस भी सिचुएशन में लग रहे हो, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट वगैरह, ये सारे के सारे लगाएंगे, बट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं होगा। 143(1) जो इंटीमेशन आती है, शैल नॉट अप्लाई टू द असेसमेंट अंडर दिस चैप्टर, इसके लिए कोई इंटीमेशन नहीं आएगी। प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144C रेफरेंस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, वो फॉरेन कंपनी वगैरह के केसेस में अगर कोई असेसमेंट होता है तो पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना होता है उससे रिलेटेड, शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर। मान लो एओ ने किसी फॉरेन कंपनी का जिसका पी यहाँ पे उसका कुछ असेसमेंट वगैरह करा, कोई ड्राफ्ट ऑर्डर भेजने की जरूरत नहीं है। Assessment for block period shall be completed within 12 months from the end of the month in which last of warrant of authorization for search or requisition was made। मतलब आपको जिस भी मंथ में सर्च और चालू हुआ था उस मंथ के एंड होने के विदिन 12 मंथ्स में आपको आपका ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट कर देना है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी मिल जाता है, हमने बात करी थी ना यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो ये रामू के सर्च में शामू की भी असेट मिल गई, तो शामू का भी सर्च होगा। तो शामू के लिए क्या बोल रहा है, assessment of other person shall be completed within 12 months from the end of the month in which notice is issued to file ROI for block period। जिस भी मंथ में उसको नोटिस इशू हुआ था रिटर्न ऑफ इनकम भरने के लिए ब्लॉक पीरियड का, वहां से गिनेंगे। और यहाँ पे कब से गिन रहे हैं, सर्च और रिक्विजिशन जब से हुआ था तब से गिन रहे हैं। मतलब दोनों में है तो 12 महीने, बट कहाँ से काउंटिंग करेंगे इसका फर्क है। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कभी भी केस टीपीओ के पास जाता है, टीपीओ को रेफर करते हैं, तो 12 महीने इन लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, आगे आ रहा है। अब आफ्टर एक्सक्लूजन इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर बिफोर एंड ऑफ मंथ, एक्सटेंड सच पीरियड टू एंड ऑफ मंथ। ये नीचे आ रहा है पॉइंट, ये देखिए, ये इन कंप्यूटिंग अबाउ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉलोइंग पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। टाइम टेकन इन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू असेसी टू बी रीहियर्ड, पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग आर स्टेड बाय ऑर्डर और इंजंक्शन ऑफ एनी कोर्ट। मतलब क्या है, अगर कभी असेसी को री हियरिंग का मौका दिया गया, उस वजह से टाइम खराब हुआ है, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया था उस वजह से स्टे लग गया था, तो ये वाले टाइम्स जो है ना, ये 12 महीने की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। वेयर आफ्टर एक्सक्लूजन पीरियड अवेलेबल इज लेस देन 60 days, टाइम शेल बी एक्सटेंडेड टू 60 days। ऑल्सो इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर बिफोर एंड ऑफ मंथ, एक्सटेंड सच पीरियड टू द एंड ऑफ मंथ। तो देखिए वो पॉइंट यहीं पर ही आ गया है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हम आपका 12 महीने का टाइम है उसको कैलकुलेट करते टाइम ये वाले टाइम एक्सक्लूड करेंगे, ये वाले टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इन टाइम को हमने हटा दिया। इन टाइम को हटाने के बाद भी जो आपका टाइम बचा, लेट से 40 days ही बचा अब आपके पास में कंप्लीट करने के लिए। बोले 40 days नहीं, हम आपको कितना देंगे, 60 days ही देंगे। मतलब मिनिमम 60 days तो दे ही देंगे एक्सक्लूजन करने का। अब मान लो एक्सक्लूजन करने के बाद में आपकी जो डेट निकल करके आई असेसमेंट कंप्लीट करने की, वो निकल के आई 15 अक्टूबर। तो ये बोल रहे 15 अक्टूबर को बढ़ा के हम 31 अक्टूबर। मतलब अगर आपकी कोई भी डेट मंथ के बीच में पड़ रही है असेसमेंट कंप्लीट करने की, कब,
इन टाइम पीरियड्स को हटाने के बाद। इन टाइम पीरियड्स को आपने हटाया और उसके बाद में आपकी जो डेट निकल के आई वो महीने के कहीं बीच में निकल के आ गई, तो बोले एक काम करो, तो महीने के बीच में नहीं, महीने के एंड तक असेसमेंट कंप्लीट करना। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर एक्सक्लूजिंग पीरियड अवेलेबल लेस देन 60 डेज टाइम शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद 60 दिन से कम समय बच रहा है तो 60 दिन तो देंगे ही फिर भी। ऑल्सो इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर बिफोर एंड ऑफ मंथ, मतलब आपका जो टाइम लिमिट है वो पीरियड मंथ के बीच में ही कहीं एक्सपायर हो रहा है तो एक्सटेंड सच पीरियड टू एंड ऑफ मंथ, वो टाइम पीरियड महीने के एंड तक दे दिया जाएगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Where assessment under this chapter is pending and subsequent search or requisition is made, such pending assessment will be completed first and thereafter subsequent assessment shall be made. Provided that where remaining period for completing subsequent assessment is less than 3 months, such period shall be extended to 3 months from the end of the month in which earlier assessment who completed. देखिए क्या है कि एक असेसी है मिस्टर राज। मिस्टर राज के दो असेसमेंट चल रहे हैं, असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2। तो बोल रहे पहले तो असेसमेंट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब असेसमेंट 1 कंप्लीट करने के बाद असेसमेंट 2 के लिए जो टाइम बचा ना वो लेस देन 3 मंथ बचा। मान लो असेसमेंट 2 को कंप्लीट करने के लिए इसके बाद सिर्फ 20 दिन ही बचे। 20 दिन में आपको सेकंड वाला असेसमेंट ऑर्डर भी पास करना है। तो ये बोल रहा है अगर एओ के पास में 3 महीने से कम बच रहे हैं तो हम उसको एक्सटेंड करके 3 महीने तो एटलीस्ट दे देंगे, ये बात बोल रहा है। तो अगर किसी एसएससी के दो असेसमेंट चल रहे हैं एक साथ तो पहले तो फर्स्ट वाला कंप्लीट किया जाएगा, फर्स्ट वाला कंप्लीट करने के बाद में सेकंड वाला किया जाएगा, और सेकंड वाले को कंप्लीट करने के लिए अगर 3 महीने से कम ही बचें तो आपको एटलीस्ट 3 महीने तो फिर भी दे ही देंगे दया दृष्टि दिखा करके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कौन कौन सी लगेगी अगर आपका ब्लॉक असेसमेंट होता है। तो देखो पहले तो 234 A-B-C में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, और पेनल्टी अंडर सेक्शन 278 शेल बी लेवीड और इम्पोज्ड अपॉन असेसी इन रिस्पेक्ट टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड फॉर ब्लॉक पीरियड। तो इन सेक्शन में आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको जितना टाइम दिया था, जैसे 60 दिन का टाइम इसमें देते हैं, अगर आपने उतने टाइम में रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर आपके ऊपर 1.5% ऑफ टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लगेंगे। किस पर? अनडिस्क्लोज इनकम पर और उसके टैक्स पर। अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स कितना? 60%। मान लो 100 रुपये की अनडिस्क्लोज इनकम है, उसका 60% कर लो, 60 रुपये आपका टैक्स आ गया। उस 60 रुपये के टैक्स पर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक? देखो फ्रॉम, चालू कब होगा, खत्म कब होगा, डे फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड इन नोटिस। जितना टाइम आपको नोटिस में दिया गया था वो जहाँ एक्सपायर हो रहा है उसके बाद से। मान लो 60 डेज का टाइम दिया गया था, 60 डेज जहाँ एक्सपायर हो गए उसके नेक्स्ट डे से, और जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाए। एओ और सीआईटी अपील मे लेवी ए पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ टैक्स लेवीड ऑन अनडिस्क्लोज इनकम। अब अनडिस्क्लोज इनकम मान लो 100 रुपये की है, उस पर टैक्स कितना बनेगा? बोले सर टैक्स बनेगा 60 रुपये। 60 रुपये का 50% मतलब 30 रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, मे लेवी। Provided no order imposing above penalty or 271 AAD, 271 D, DA और E shall be made for block period in respect of a person if। ये जो अपन पेनल्टीज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इतनी सारी पेनल्टीज है, ये बोल रहे हैं ये नहीं लगाई जाएगी अगर, देखिए अगर मतलब पेनल्टीज से बच जाएगा वो व्यक्ति अगर वो क्या करता है, वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है ब्लॉक पीरियड के लिए, उन 6 साल का रिटर्न फाइल कर देता है, या फिर उसकी जो असेट सीज करी गई है ना वो मनी है, वो पैसा है, और वो ऑफर कर देता है अगर मेरी कोई डिमांड निकले तो इस पैसे में से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जो भी मेरा टैक्स पेएबल बन रहा है वो इस पैसे में से। मतलब असेसी की कोई असेट सीज करी गई और असेट क्या है? पैसा है, पैसा सीज कर लिया उसका, उसने ये कन्फर्मेशन दे दी कि मेरा अगर कोई डिमांड बनती है, टैक्स बनता है तो आप तुम इस पैसे में से ले लेना, तो फिर उस पर पेनल्टी नहीं लगाई। या फिर उसने टैक्स पेड का एविडेंस सबमिट कर दिया तो भी नहीं लगाएंगे। अपील इज नॉट फाइल्ड अगेंस्ट असेसमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज शोन इन रिटर्न। या फिर उसने उस जो रिटर्न में इनकम बताई उसके अगेंस्ट में कोई अपील में वो गया ही नहीं, वो चुपचाप से बैठ गया, बोले मैं कोई अपील नहीं कर रहा, ये जो है वो सही है। नो एक्सेप्शन फ्रॉम पेनल्टी वेयर अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइंड बाय एओ मोर देन इनकम एज पर रिटर्न फाइल्ड बाय एसएसी। पेनल्टी इन सच केस विल बी लेवीड ऑन सच एक्सेस अमाउंट। अब ये क्या बोल रहा है देखो, नो एग्जम्पशन फ्रॉम पेनल्टी वेयर अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइंड बाय एओ मोर देन इनकम एज पर रिटर्न फाइल्ड बाय एसएसी। ये एक्सेप्शन की जगह एग्जम्पशन आएगा,
नो एग्जम्पशन फ्रॉम पेनल्टी वेयर अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइंड बाय एओ। मतलब क्या है, आपको अब ये पेनल्टी ये जो है ना माफ़ नहीं करा जाएगा अगर एओ ने जो अनडिस्क्लोज इनकम निकाली वो ज़्यादा है असेसी ने जो रिटर्न में बताई है उससे। तो मतलब असेसी को बहुत ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, असेसी को उल्टा ज़्यादा ही बतानी है ताकि कल को जो एओ निकाले वो एओ तुम्हारी अनडिस्क्लोज इनकम कम निकाले। और कभी ऐसा हो सकता है क्या, सोच के देखो, एओ तो बोलेगा इतनी तो यही बता रहा है तो मैं कम से कम इतनी तो बताऊँ ना। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो आपको पेनल्टी से एग्जम्पशन दी जा रही है ना ऊपर, ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, यदि एओ ने जो अनडिस्क्लोज इनकम निकाली वो ज़्यादा है आपने आपके जो रिटर्न में बताई थी उससे। ऑर्डर अंडर सेक्शन 158 BFA इज अपेलेबल बिफोर द ITAT। ये जो ऑर्डर है ना, ये 158 BFA का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का, इसको आप ITAT में जाके अपील कर सकते हो। नो ऑर्डर इम्पोजिंग ए पेनल्टी शैल बी मेड, मतलब आप पे कब पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, अनलेस असेसी हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। असेसी को आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दी नहीं, सीधा ही ऑर्डर सुना रहे हो, बोले नहीं पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, पहले असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देनी पड़ेगी। बाय डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डायरेक्टर वेयर पेनल्टी इज मोर देन 2.5 लाख एक्सेप्ट विथ अप्रूवल ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। तो ये पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब पेनल्टी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो आपको पेनल्टी लगाने के लिए एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी उसके बाद में ही पेनल्टी लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस वेयर असेसमेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील टू CIT अपील्स ITAT after expiry of financial year in which penalty proceedings are completed or 6 months from the end of financial year in which order of CIT appeal ITAT whichever period expires later। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ। अब देखो इधर देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इन केस वेयर असेसमेंट इन केस असेसमेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील CIT अपील और ITAT। मतलब क्या हुआ कि जो आपने एओ ने पेनल्टी ऑर्डर जो पास करा उसको लेके असेसी कहाँ चला गया, अपील में चला गया। देखो ये क्या बोल रहा है, इन केस वेयर असेसमेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील CIT अपील ITAT आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट। मतलब जिस भी ईयर में, जैसे मान लो आपकी 1 अक्टूबर 2024 को पेनल्टी प्रोसीडिंग ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, इस फाइनेंशियल ईयर को एंड करना है। तो 31 मार्च 25 आ गया, लेट से एक डेट तो ये मिल गई। क्या बोल रहा है, तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में चले जाओ। और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ CIT ITAT विच एवर पीरियड एक्सपायर लेटर। और मान लो ITAT का कोई ऑर्डर आया, वो आया 1 फरवरी 2025 को, तो इस फाइनेंशियल ईयर को एंड करो 31 मार्च 25 प्लस इसमें 6 मंथ्स ऐड करो, तो ये आएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 39/25। इस डेट में से ले लो लेटर, इस डेट तक आपको पेनल्टी ऑर्डर पास कर देना है। तो अगर आपका ये जो मुद्दा था ये अपील में चला गया था, मतलब ब्लॉक असेसमेंट जो आपने किया था इसको अपील में लेकर के चला गया कौन, असेसी। अब ये बोल रहा है कि पेनल्टी लगाने का जो ऑर्डर है वो कब तक पास हो सकता है, अगर आपका ब्लॉक असेसमेंट को असेसी अपील में ले गया था। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिस साल में आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई उस फाइनेंशियल ईयर का एंड देखो, तो ये देख लिया हमारी 1 अक्टूबर 24 को कंप्लीट हुई थी, फाइनेंशियल ईयर का एंड 31 मार्च 25। और जब ITAT का या फिर CIT अपील्स का ऑर्डर आया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंस, तो जब भी ऑर्डर आया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 महीने बाद, इन दोनों डेट में से जो भी लेटर होगा ना वो तब तक आपको आपका ऑर्डर पास कर देना है पेनल्टी लगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन केस वेयर असेसमेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 263 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर इज रिवीजन इज पास। अगर आपका जो ये असेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक असेसमेंट ये रिवीजन में चला गया था, तो जिस भी ईयर में रिवीजन ऑर्डर आएगा उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ्स आपको पेनल्टी ऑर्डर पास करना। इन एनी केस अदर देन क्लोज C&D आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इशू। लास्ट टू लास्ट पेनल्टी ऑर्डर कब तक पास हो सकता है,
बाकी केसेस की बात करें, सीओडी की तो ऊपर ही बता दिया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रोसीडिंग्स कंप्लीटेड, जैसे वो अपन ने डेट ली थी ना आपकी 1 अक्टूबर 24 को हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 25, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई वहाँ से। और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, और जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, उसको एंड करो और वहाँ से 6 मंथ्स ऐड करो, वही 30 सितंबर टाइप वैसे ही आएगा। इनके लिए भी लास्ट डेट है, अदर केसेस के लिए लास्ट डेट ही है। ये 6 महीने कहाँ से गिनेंगे? ये चेंज हो गया ना ये वाला। बाकियों में 6 महीना जिस दिन ITAT का ऑर्डर आया, रिवीजन ऑर्डर आया, वहाँ से काउंट कर रहे थे, इसमें वहाँ से नहीं कर रहे। तो ये था अपना ब्लॉक असेसमेंट, काफ़ी लंबा सेक्शन में बोल सकता हूँ, टेक्निकल सेक्शन भी बोल सकता हूँ, इतना आसान सेक्शन नहीं है। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और ब्लॉक असेसमेंट में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है जून 25 एंड दिसंबर 25 एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट्स है ये, नॉर्मल छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं, पूरे सेक्शन ही हटा के नए कर दिए, तो इसलिए अमेंडमेंट बड़े हैं। तो हमने देखो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, ब्लॉक असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सर्च होगा तो 6 सालों का एक साथ होगा, और जिस ईयर में सर्च हुआ उसके भी 1 अप्रैल से लेके सर्च की डेट तक का होगा, ये हमने देखा। फिर टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, उसमें हमने देखा डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज सारी इनकम ले लो, ठीक है, फिर उसमें से अनडिस्क्लोज हटा दो। फिर रिटर्न फाइल कब तक करना है, नोटिस आने के 60 दिन के अंदर अंदर करना है, अगर कर दिया तो 139 का माना जाएगा, और उसके बाद में 143 सबसेक्शन 2 की स्क्रूटनी असेसमेंट वाली प्रोसीडिंग होगी, अगर नहीं करा तो फिर 139 का नहीं मानेंगे, तो अदर पेनल्टीज एंड ऑल भी लगेगा। ब्लॉक असेसमेंट करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर की, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर। TPO को केस रेफर हो जाता है तो 12 महीने बढ़ जाएंगे असेसमेंट करने में, वैसे 12 महीने का टाइम पीरियड मिलता है असेसमेंट करने के लिए, ये हमने इसके अंदर पढ़ लिया था। एक असेसमेंट चल रहा है उसके साथ में दूसरा भी चल रहा है, तो एक असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको एटलीस्ट 3 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी 234 ABC 270A के अंदर आपकी, लेकिन अगर जितना टाइम आपको रिटर्न भरने के लिए दिया था उतने टाइम में अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो फिर आप पे 1.5% पर मंथ और पार्ट का जो इंटरेस्ट लगेगा जिस दिन आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है वहाँ से लेके जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये कुछ ज़रूरी बातें थी। कब कब पेनल्टी नहीं लगेगी अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो ये सारी बातें थी। और 60% का टैक्स आपको देना पड़ेगा अनडिस्क्लोज। ITAT में हम इसको पढ़ ही चुके हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं, असेसमेंट हमने पढ़ लिया, लाइजनिंग ऑफिस हमने पढ़ लिया, ये वाला भी हमने अमेंडमेंट पढ़ लिया है, ब्लैक मनी एक्ट की पेनल्टी हमने पढ़ ली है, ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया है, और एग्जिट टैक्स से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन पढ़ लिया। असेसियन डिफॉल्ट में तो एक छोटा सा चेंज था, यहाँ 6 ईयर हो गया। MCQ आ सकता है, बस यहाँ से भी MCQ आ सकता है, 6 साल तक करेक्टिव स्टेटमेंट भर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। TCS से रिलेटेड थिंग हमने पढ़ ली थी, और TCS नहीं पे करते हो तो 1.5% और पार्ट की पेनल्टी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन TDS TCS स्टेटमेंट 1 महीने के अंदर अंदर आप भर देते हो तो आप पे 271H की पेनल्टी नहीं लगती, ये हमने पढ़ा था। और ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको देख ले। पेमेंट विथहोल्ड कर सकता है, अगर आपका रिफंड बन रहा है तो भी AO रोक सकता है अगर उसको लगता है आपका टैक्स बनेगा। एक नया सेक्शन ऐड हुआ था 44 BBC क्रूज़ वाले बिजनेस वालों के लिए। FIS में तो वो LTCG में जहाँ 10% था वहाँ 12.5% हो गया है। TDS भी जहाँ 10% था, मतलब LTCG की रेट के इक्वल TDS की रेट थी, वहाँ चेंज हो गया है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। और 15 का 20 हो गया 111A के अंदर। एग्जम्पशन 1 लाख से 1,25,000 हो गई है। रेफरेंस टू TPO में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऐड हो गए थे। 94B किस पर नहीं लगेगा, IFSC में लोकेटेड फाइनेंस कंपनी, ये भी हमने पढ़ लिया था। इक्वलाइजेशन लेवी का दूसरा वाला पार्ट हट चुका है। तो ये थे आपके सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट, जिसको मैंने कम से कम जितना पॉसिबल समय उतने में किया है। हाँ, लेकिन बहुत कम नहीं है, नॉर्मली जो होते हैं उनसे ज़्यादा है, क्योंकि नए सेक्शन ऐड हो गए। नंबर ऑफ अमेंडमेंट तो कम ही है, बट सेक्शंस ऐड हो गए। ये अमेंडमेंट जरूर से ध्यान से देख करके आपको जाने हैं, उनको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। और बाकी ये जो अमेंडमेंट के नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। और इसको ध्यान से पढ़े, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपका कोई डाउट आता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखे, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।